हेलो बच्चों, यूनिक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए ले आए हैं क्लास 9th ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। मींस आज हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में देखेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप एक बार पढ़ लोगे तो आप आंख बंद करके इंडिया को समझ सकते हो। आप आंख बंद करोगे और आपको ये पता लग जाएगा कि इंडिया दिखता कैसा है। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार चैप्टर है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम डील क्या क्या करने वाले हैं, हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर के बारे में कि बेसिकली इसके अंदर हम क्या क्या देख रहे हैं। ये सारी चीजें हम इंट्रोडक्शन में देख लेंगे। देन हम हिमालयन माउंटेन के बारे में देखेंगे। आपको पता है कि हिमालयन माउंटेन कहाँ लोकेटेड है, हमारे इंडिया में लोकेटेड है। सो हम ये देख लेंगे कि हिमालयन माउंटेन कैसे इंडिया में लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, वो क्या रोल प्ले कर रहा है। फिर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात कर लेंगे, जो अपने इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स हैं हम उन्हें देखेंगे। देन पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में देखेंगे, अपने इंडिया का जो प्लेटू रीजन है जिसे हम पेनिनसुलर प्लेटू भी कहते हैं, ये देख लेंगे। फिर हम इंडिया डिजर्ट की बात करेंगे। डिजर्ट आप समझ रहे हैं ना, मरुस्थल, रेगिस्तान, इसके बारे में देखेंगे। फिर हम कोस्टल प्लेन्स के बारे में देखेंगे। ये थोड़ा न्यू टर्म है बट मैं आपको बताऊंगी कि कोस्टल प्लेन होते क्या है। देन हम आइलैंड्स के बारे में देखेंगे कि जो इंडिया के आइलैंड्स हैं उन्हें हम डील करेंगे। और लास्ट में इस चैप्टर में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो हम देखेंगे। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे, इंट्रोडक्शन। कि इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर में हम क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या ये चैप्टर हमें समझाना चाह रहा है। ओके, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेस ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। मीन्स ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। अब ये जो हमारा इंडिया है, ये जो हमारा लैंड मास इंडिया है, इसमें कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे हमारे प्लेटूस हैं, कहीं पे हमारा प्लेन एरिया है, कहीं पे हमारे हिली रीजन है, कहीं पे हमारे आइलैंड्स पाए जा रहे हैं। तो देखा जाए इंडिया एक ऐसी कंट्री जिसमें सारे फिजिकल फीचर्स हैं। ऑलमोस्ट जितने भी वर्ल्ड में फिजिकल फीचर्स हैं, सभी फीचर्स इसमें इंडिया में लोकेटेड है। जैसे हमने देखा यहाँ पे हमारा माउंटेन एरिया है, ये हमारा प्लेन्स एरिया है, यहाँ पे डेजर्ट भी है, प्लेटू रीजन भी है, कोस्टल प्लेन्स भी है, हमारे पास इतनी कोस्टल बाउंड्री है, साथ में आइलैंड्स भी। तो कहे ना कि इसमें वेरिएशन है, ना ही ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ माउंटेन है, ना ही कह सकते हैं कि सिर्फ प्लेन है, ना ही कह सकते हैं कि सिर्फ प्लेटू है। यहाँ पे सारी चीजें हैं। तो एक लार्ज वेरिएशन कह सकते हैं, एक डाइवर्सिफाई कंट्री है ये। ठीक है, फिजिकल फीचर्स के मामले में भी है और कल्चरल फीचर्स के मामले में भी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हम देखते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन। पहला हमारा हिमालयन माउंटेन है। क्या है हमारा हिमालयन माउंटेन, जो सबसे मेजर रोल प्ले कर रहा है हमारी फिजिकल फीचर्स में, हमारे इंडिया के फिजिकल फीचर्स में। वो क्या है हमारा हिमालयन माउंटेन, जो हमारा ये यहाँ पे लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है, हमारे नॉर्दर्न पार्ट में। ठीक है, हमारे इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, हिमालयस पाए जाते हैं। फिर है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, बेसिकली इस एरिया को हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स। अभी आपने हिमालय का पोर्शन देखा, फिर आपने नॉर्दर्न प्लेन्स को देख लिया कि इंडिया में पाए जाते हैं। देन आपने देखा पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू हमारे इंडिया में कहाँ लोकेटेड है, ये वाला जो एरिया है, ये हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है। ओके बच्चों, फिर क्या है हमारा इंडियन डेजर्ट, यानी कि जो हमारे इंडिया में डेजर्ट पाया जा रहा है, मरुस्थल डेजर्ट जिसे हम कहते हैं, वो क्या है हमारा, ये राजस्थान वाला एरिया। ठीक है, ये हमारे इंडिया में पाया जाता है, हमारे इंडिया में लोकेटेड है। फिर क्या है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन ये हम अगर अभी हम आगे देखेंगे कि कोस्टल प्लेन होता क्या है, तब मैं आपको समझाऊंगी। बट अभी ये जान लीजिए कोस्टल प्लेन लोकेटेड क्या है। जो ये हमारे बॉर्डर वाले एरिया है, कोस्टल लाइन से जुड़े हुए, इन्हीं को हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हम देख रहे हैं आइलैंड्स। आइलैंड्स की बात करें, ये हमारे दो आइलैंड्स हैं, आपको पता ही है, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप। ये हमारे दो आइलैंड्स हैं। तो आपने देखा बेसिकली हम इंडिया को कितने मेजर पार्ट्स में डिवाइड करे हैं, 6 मेजर पार्ट्स में। मतलब जो हमारे इंडिया का फिजिकल डिवीजन है, फिजिकल फीचर्स का डिवीजन है, वो मेजरली 6 पार्ट्स में है। जिसमें क्या क्या आता है, हमारा हिमालयन माउंटेन आता है, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं, हमारे पेनिनसुलर प्लेटूस आते हैं, डेजर्ट्स आते हैं, कोस्टल प्लेन्स आते हैं और आइलैंड्स आते हैं। तो ये तो एक आपने बीच में समझ लिया कि हमारे इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स है वो बेसिकली कितने तरीके से है, कितने तरीके से रोल प्ले कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अभी तो हमने ये देख लिया कि इंडिया में कितने टाइप के फिजिकल फीचर्स हैं। अब हम बारी बारी एक एक फिजिकल फीचर्स को डील कर लेते हैं कि उन फिजिकल फीचर्स का क्या रोल है, वो कहाँ तक
एक्सटेंड हुए हैं, उनका क्या रोल प्ले हो रहा है अपने इंडिया में, कहाँ पे लोकेटेड है, एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है, हम ये सारी चीजें देख लेते हैं। सो अब हम देखते हैं अपना हिमालयन माउंटेन। ठीक है, क्या देखते हैं बच्चों हम? हिमालयन। ठीक है, हिमालयन माउंटेन की अगर हम बात करें तो द हिमालयन माउंटेन रेंज इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को कि ये क्या है, दुनिया का हाईएस्ट वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। मतलब जो हमारी दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो हमारे हिमालयन में, यानी जो हमारे इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है, वहां पे इसे क्या कहा जा रहा है? वर्ल्ड्स हाईएस्ट। और साथ ही साथ यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन। आपको पता होगा कि हिमालय कैसा माउंटेन है? फोल्डेड माउंटेन है। मींस दो प्लेट्स जब कोलाइड हुई, उसमें एक प्लेट हमारी फोल्ड हुई तो कैसा माउंटेन बनता है? फोल्डेड माउंटेन बनता है। और हिमालय भी हमारा कैसा माउंटेन है? एक फोल्डेड माउंटेन है। तो अगर हम दुनिया की बात करें तो जो रिसेंटली फॉर्म, मतलब एकदम नया नया यंग है, वो कौन सा फोल्डेड माउंटेन है? हमारा हिमालय है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? अपने इंडिया में बेसिकली बात करें तो हमारा हिमालयन माउंटेन कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये हमारे नॉर्दर्न, मतलब इंडिया का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है वहां पे। आप देखिए कुछ ये जो हमारा हिस्सा है, ये क्या है? हमारा हिमालय। ओके बच्चों, ये क्या है? हमारा हिमालय। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दिस रेंज रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस रिवर टू ब्रह्मपुत्र रिवर। ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। मींस ये इंडिया का वेस्ट पार्ट है और ये इंडिया का ईस्ट पार्ट है। और ये माउंटेन रेंज किधर से चल रहा है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इस तरफ से चल रहा है। मींस इधर कहीं हमारी इंडस रिवर बहती है, इधर कहीं हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है। मींस कहां से? इंडस रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर की तरफ। मतलब वेस्ट से ईस्ट तो चल रहा है, किसके अलॉन्ग चल रहा है? इधर हमारी इंडस रिवर बहती है, इधर हमारी कौन सी रिवर बहती है? ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है। तो इस फ्लो में हमारा हिमालयन माउंटेन क्या कर रहा है? एक्सटेंड है, लोकेटेड है। इतनी बात समझ में आ गई कि हमारा हिमालय क्या है? दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक है, अभी भी हमारे इंडिया में लोकेटेड है। दूसरा हमने देखा कि यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन है। फिर हमने देखा कहां से ये एक्सटेंड हुआ है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट फॉर्म्स एन आर्क व्हिच कवर्स अ डिस्टेंस अबाउट 2400 किलोमीटर। अब आर्क क्या है भाई? आपने देखा होगा ना, समथिंग ये माउंटेन ऐसा आर्क जैसा कुछ बना रहा है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? ये एक आर्क जैसा माउंटेन है। क्या है? आर्क जैसा माउंटेन है। कि इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, हमें कैसे दिख रहा है, ये एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर है। तो हम क्या कहते हैं कि इट फॉर्म्स एन आर्क, मतलब ये आर्क बना रहा है। अब इसकी टोटल लेंथ क्या है? मतलब यहाँ शुरू होगी, यहाँ तक वो खत्म होगा, कुछ लेंथ होगी, कुछ दूरी होगी, वो कितनी है भाई? 2400 किलोमीटर। कितनी है? 2400 किलोमीटर। मतलब इसका एक्सटेंशन कितनी दूर तक फैला हुआ है? अराउंड 2400 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट्स विड्थ वेराइज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को कि इसकी जो विड्थ, अभी तो हमने लेंथ देख लिया कि यहाँ से यहाँ तक कितना फैला है। अगर हम इसकी विड्थ की बात करें, मतलब चौड़ाई की बात करें, तो जो हमारा ये कश्मीर का पोर्शन है, ये जो हमारा इधर कश्मीर का पोर्शन है, यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है वो लगभग 400 किलोमीटर है। मतलब अभी हमने लेंथ देखा, अगर हम इस चौड़ाई की बात करें तो वो हमारा कश्मीर में ज्यादा है। कितना है? 400 किलोमीटर। और उसी जगह अगर हम अरुणाचल प्रदेश में आ जाए, मीन्स इधर ईस्ट की तरफ आ जाए, तो ये जो इसकी चौड़ाई है ये कम है। ये कितनी है? सिर्फ 150 किलोमीटर। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों कि जो हमारा हिमालय माउंटेन है वो क्या है कि वेस्ट में उसकी विड्थ ज्यादा है, और जब मिडल ईस्ट की तरफ आएंगे तो उसकी विड्थ कम है। वेस्ट में कितनी है हमारी? 400 किलोमीटर, और ईस्ट में कितनी है हमारी? 150 किलोमीटर। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, इतना आपने बेसिकली हिमालय के बारे में देख लिया कि हिमालय क्या है? वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज है और यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन है। मतलब दुनिया को जो रिसेंटली फॉर्म्ड हमारा फोल्डेड माउंटेन है वो भी हमारा क्या है? हिमालय है। साथ ही साथ आपने देखा कि ये कहाँ पे लोकेटेड है? इंडिया के नॉर्थ पे लोकेटेड है। ठीक है बच्चों, इंडिया के नॉर्थ में लोकेटेड है, और ये एक ऐसा माउंटेन रेंज है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है। मतलब हमारे इंडिया के वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये रन कर रहा है, यानी कि कहें तो लोकेटेड है। दूसरी चीज, किस रिवर के अलोंग?
वेस्ट में इंडस रिवर और ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर। इतनी बात समझ में आ गई। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट में देखा कि ये एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर है, आर्क फॉर्म कर रहा है, जिसकी टोटल लेंथ कितनी है 2400 किलोमीटर। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें, विड्थ की बात करें, तो क्या है, कश्मीर में ज्यादा है। मतलब जो हमारी चौड़ाई है माउंटेन की, कश्मीर में ज्यादा है, अराउंड 400 किलोमीटर है, और हमारी अरुणाचल प्रदेश यानी ईस्ट में क्या है, कम है, सिर्फ 150 किलोमीटर है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। सो अब हम इसके डिवीजन की बात कर लेते हैं। मतलब इतना बड़ा माउंटेन है तो उसको कुछ डिफरेंट एरिया में बांटा गया होगा, तो हम ये देख लेते हैं। बेसिकली इसको 2 बेसिस पे बांटा गया है, ठीक है। पहला बेसिस क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। मतलब अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो 3 पैरेलल रेंज है। अब भाई ध्यान से समझिएगा कि ये तो हमारा जैसे लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया है, और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, वर्टिकल। तो यहाँ पे तो वर्टिकल डिवीजन नहीं है, ये लॉन्गिट्यूडनल कैसे हम कह रहे हैं, ये हम समझते हैं। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे कि ये हमारा क्या है, एक माउंटेन रेंज, फिर उसके नीचे एक माउंटेन रेंज, फिर उसके नीचे एक माउंटेन रेंज, इसको हमने लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन क्यों कहा है, हमें ये देखना है। इसको ध्यान से देखिएगा कि ये तो हमारा लैटिट्यूडनल है ना, बट अगर हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो वो बेसिकली क्या होता है, ऐसे लंबाई होती है। मतलब लॉन्गिट्यूड हमारा ये है, तो हमने कहां से बांटा है, एक रेंज ये बांटी, एक रेंज ये बांटी, एक रेंज ये बांटी, एक रेंज ये, तो ये इतना पार्ट क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड में हो गया कि नहीं हो गया। जब ये लॉन्गिट्यूड में हो गया तो इसे हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कहते हैं। हम यहाँ पे ये चीज नहीं देखेंगे कि वो हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो हमने उसको लैटिट्यूड कह दिया, नहीं बच्चों, हमने इसे किस तरीके डिवाइड किया है, लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पे। मतलब जो हमारा लॉन्गिट्यूड है उसमें हमने इसको कुछ रेंज में डिवाइड किया है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कितने हैं टोटल 3 है। हमारे जो हिमालय के लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है वो टोटल 3 है। कौन कौन सा, पहला आता है हिमाद्री, ग्रेट और इनर हिमालय, दूसरा आता है हिमाचल, मिडिल और लेसर हिमालय, फिर आता है शिवालिक, आउटर और आउटर हिमालय। पहला हम देखें ग्रेट हिमालय जो है हमारा, वो एकदम लास्ट वाला, मतलब जो एकदम नॉर्दर्न पार्ट है हमारा, वो क्या है, ग्रेट। और इनर हिमालय, अब भाई अगर हम इसको इनर किए तो इंडिया के बाहर है ना, इसे आउटर बोलना चाहिए, इसे इनर क्यों बोला गया, इसे इनर इसलिए बोला गया क्योंकि ये हिमालय के पर्सपेक्टिव से इनर है। अगर ये पूरा हमारा क्या है, हिमालय है, तो ये इसका आउटर पार्ट होगा ना, लेकिन ये वाला पार्ट इनर कहलाएगा ना। तो हमने हिमालय के पर्सपेक्टिव से देखा कि क्या है, ये हमारा इनर हिमालय, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेट हिमालय। मींस इस वाले एरिया को क्या कहते हैं, ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। दूसरा क्या, हिमाचल, जिसे हम कहते हैं मिडिल और लेसर हिमालय, मतलब जो बीच वाला पार्ट है। बीच वाला पार्ट क्या है, मिडिल हिमालय, जिसे हम हिमाचल हिमालय भी कहते हैं और लेसर हिमालय कहते हैं। और लास्ट में हमारा है शिवालिक और आउटर हिमालय। मतलब इस हिमालय का जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो क्या है, हमारा आउटर हिमालय, जिसे हम शिवालिक्स भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन जो है हमारा वो क्या है, 3 है मेजरली, ग्रेट, मिडिल और आउटर। इनके कुछ एक्स्ट्रा नाम भी है, जैसे ग्रेट हिमालय को हम हिमाद्री भी कहते हैं, मिडिल को हम हिमाचल भी कहते हैं और आउटर को हम शिवालिक्स भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये क्या था, हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। अब ठीक इसी तरीके हमारे हिमालय को एक अदर बेसिस पे डिवाइड किया गया, वो क्या है, इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अभी हमने लॉन्गिट्यूडनल देख लिया, लेकिन अब हम वेस्ट से ईस्ट में देखेंगे कि कैसे यहाँ पे हमारा डिवीजन हुआ है। किसका डिवीजन हुआ है भाई, हिमालय का डिवीजन हुआ है। तो अगर हम देखें, पहला क्या है, पंजाब, कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय, जिसे पंजाब भी कहते हैं, कश्मीर भी कहते हैं, हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। दूसरा है हमारा कुमाऊं हिमालय, तीसरा है हमारा नेपाल हिमालय, चौथा है हमारा असम हिमालय। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है हमारा, ये क्या डिवीजन दिखा रहा है कि जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, मींस ये हमारा वेस्टर्न एरिया है, ये हमारा ईस्टर्न एरिया। वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो हमारा हिमालयन माउंटेन का डिवीजन है वो कुछ इस तरीके है कि पहला हमारा पंजाब हिमालय है, फिर हमारा दूसरा क्या है, कुमाऊं हिमालयन है, फिर तीसरा हमारा ये नेपाल हिमालयन है, फिर क्या है, असम हिमालयन। मतलब ये वाला जो एरिया है इसे हम क्या कह देते हैं, पंजाब हिमालय कह देते हैं। फिर हम क्या कह देते हैं,
हमारा क्या कहते हैं कुमाऊं हिमालय हो गया, फिर हमारा ये नेपाल हिमालय हो गया, फिर हमारा ये असम हिमालय हो गया। इतनी बात समझ में आ गई कि लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन और वेस्ट से ईस्ट की तरफ डिवीजन दो अलग अलग डिवीजन है, मतलब एक ही हिमालय को दो बेसिस पे डिवाइड किया गया। एक हमारा लॉन्गिट्यूडनल बेसिस है, दूसरा हमारा क्या है कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो रीवर बेसिन से, अभी हम आगे इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ऐसे ब्रीफ में समझ लीजिए कि क्या है, दो बेसिस है, एक हमारा लॉन्गिट्यूडनल है, दूसरा हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन था उसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन मैंने बताया था ना कि जो हमारा ग्रेट हिमालय था, मिडिल हिमालय था, फिर हमारा आउटर हिमालय था, इसको हम देखें तो सबसे पहले अगर हम ग्रेट और इनर हिमालय की बात करें, जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं, उसको देखें तो वो कुछ यहाँ पे लोकेटेड, आपको दिख रहा होगा ये जो डार्क पोर्शन है हमारा, ये क्या है, हमारा ग्रेट हिमालय। ठीक है बच्चों, ये क्या है, हमारा ग्रेट हिमालय है, जिसे हम इनर हिमालय और हिमाद्री भी कहते हैं। इनर हिमालय क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पहला पॉइंट है कि इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, मतलब जो हमारे हिमालय है, हमारा इंडिया है, उसका जो नॉर्दर्न मोस्ट, सबसे नॉर्थ वाला पार्ट है, वो कौन सा है, हमारा ग्रेट हिमालय है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज द मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लोएस्ट पीक एवरेज 6000 मीटर्स। अब ये क्या कह रहे हैं, मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज है, मतलब जैसे अभी हम आगे देखेंगे कि हमारी हिमालय रेंज क्या हुई है, बीच बीच में ब्रेक हुई है, कहीं कहीं पे बीच में माउंटेन्स ब्रेक हुए, लेकिन ये क्या, मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज, मतलब सबसे ज्यादा जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में चल रही है वो यही ग्रेट रेंज है। और यहाँ पे बहुत हाई हाई माउंटेन पीक्स है, जिसकी एवरेज एलिवेशन पता है कितना, अराउंड 6000 मीटर, मतलब 6000 से मीटर की ऊंचाई तक यहाँ पे क्या है, माउंटेन पीक्स है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट, फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयस आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। अब एसिमेट्रिकल क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, अच्छा सिमेट्रिकल एक होता है, एक होता है एसिमेट्रिकल। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने क्या बताया, मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज, उसी से आप समझ सकते हो कि ये एसिमेट्रिकल इन नेचर क्यों है। इतनी बात समझ में आ गई कि ये जो हमारा पोर्शन है ग्रेट हिमालय का, वो क्या है, एक एसिमेट्रिकल इन नेचर है। इतना समझ में आ गया। अब आता है द कोर ऑफ दिस पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, मतलब जो इस हिमालयन का कोर रीजन है, इनर पार्ट है, वो मतलब माउंटेन का इनर पार्ट अंडर, वो किससे बना है, ग्रेनाइट रॉक से बना है। मतलब किस रॉक से फॉर्म हुआ है, क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट पाई जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज द पेरेंटली स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस नेचर। इसका मतलब क्या होता है भाई कि स्नो बाउंड है, यहाँ पे हमेशा अगर कहें तो 12 महीने यहाँ पे स्नो कवर रहता है, मतलब ये स्नो बाउंड है 12 महीने पेरेंटली, मतलब थ्रू आउट द ईयर। ये क्या है, स्नो बाउंड है, स्नो कवर से है। अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, मतलब बहुत सारे ग्लेशियर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इतना आपको समझ में आ गया कि ये ऐसा माउंटेन रेंज है, मतलब हमारे हिमालयन माउंटेन रेंज का जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है ग्रेट हिमालय, वो क्या है, हमेशा स्नो कवर्स में कवर रहता है। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, यहाँ पे हाईएस्ट पीक अपने वर्ल्ड की लोकेटेड है। फिर क्या है, ये एसिमेट्रिकल है, किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। दूसरा चीज स्नो कवर है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया हमारा ग्रेट हिमालय। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्या है, हमारा लेसर और मिडिल हिमालय, जिसे हम हिमाचल भी कह देते हैं। मिडिल हिमालय जो मतलब ग्रेट हिमालय के बाद वाला पार्ट है, उसे हम क्या कहते हैं, मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय, और एक नाम क्या दे देते हैं, हिमाचल हिमालय दे देते हैं। इसमें क्या है, दिस रेंज लाइन टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, मतलब जो हमारा हिमाचल हिमाद्री माउंटेन था, उससे नीचे क्या है, हिमाचल माउंटेन है। आप ध्यान से अगर देखोगे कि ये जो हमारा ग्रेट हिमालय था, इसे हम हिमाद्री कह रहे थे, तो इस हिमाद्री से नीचे, मतलब इस हिमाद्री से जो नीचे वाला पोर्शन है, उसे हम क्या कह देते हैं, हिमाचल कह देते हैं। दिस रेंज लाइन टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, मतलब हिमाद्री के जो साउथ हमारा माउंटेन रेंज है, उसे हम क्या कह देते हैं, हिमाचल कह देते हैं। इट इज मेनली कंपोज्ड बाय हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक, मतलब यहाँ पे जो रॉक्स पाई जाती हैं वो हाईली कंप्रेस्ड है, मतलब कि काफी प्रेशर से बनी हुई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रॉक। हमने क्या देखा था कि जो हमारा ग्रेट हिमालय तो वो ग्रेनाइट से बना हुआ था, लेकिन ये कैसी रॉक है, हाईली कंप्रेस्ड, काफी प्रेशर लगा हुआ है, इससे ये फॉर्म हुआ है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, द एल्टीट्यूड वेराइज बिटवीन 3700 and 4500 मीटर एंड एवरेज वेट ऑफ दिस इज 50 किलोमीटर, मतलब जो इसका हमारा
एल्टीट्यूड है, मतलब हाइट की बात करें, एलिवेशन की बात करें तो वो वेराइज करता है कहाँ से कहाँ तक, लगभग 3700 से 4500 मीटर तक। और यही अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें, एवरेज चौड़ाई विड्थ कितनी है, तो वो क्या है 50 किलोमीटर। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को बच्चों, ठीक है, कि ये जो एल्टीट्यूड है वो मीटर्स में हमारा कितना 3700 से लेके 4500 तक, और हमारी क्या कहते हैं हिमाचल माउंटेन की जो चौड़ाई है वो लगभग कितनी है 50 किलोमीटर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द पीर पंजाल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज। इसी माउंटेन में, इसी हमारे हिमाचल रेंज में एक रेंज और पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं, पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज जो हमारी है वो इस माउंटेन रेंज की सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है। अगर हम इस रेंज की बात करें, पीर पंजाल रेंज की, तो आप बस इतना समझ लो कि ये एक हमारे हिमाचल माउंटेन रेंज का पार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बस आप इतना याद रखना कि पीर पंजाल रेंज कहाँ पे लोकेटेड है, हमारे हिमाचल माउंटेन रेंज में लोकेटेड है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या है, धौलाधार एंड द महाभारत रेंज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वन, मतलब इसी पीर पंजाल रेंज के साथ साथ हमारा जो धौलाधार रेंज जो महाभारत रेंज है वो भी हमारे हिमाचल यानी कि मिडिल हिमालयस में पाई जाती हैं। आपको यहाँ पे बहुत समझने की नीड नहीं, सिर्फ आपको इतना याद करने की नीड है कि पीर पंजाल रेंज और धौलाधार रेंज और महाभारत रेंज किस माउंटेन रेंज में लोकेटेड है, तो हमारे मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय में। इतनी बात समझ में आ गई। इट कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर। अब इसमें कुछ वैलीज पाई जाती है, अब वो हम देख ले कौन, जैसे कांगड़ा हो गया, कुल्लू वैली होगी जो हिमाचल प्रदेश में है। तो मतलब ये एक ऐसा हिमाचल हमारा हिमालय का माउंटेन रेंज है जिसे हम हिमाचल कहते हैं या फिर मिडिल हिमालयस कहते हैं। उसमें हमारी कुछ इंपॉर्टेंट रेंज भी पाई जा रही है, जैसे पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत भी, साथ ही साथ हमारी कुछ वैलीज पाई जा रही है। कौन कौन सी, कांगड़ा और कुल्लू वैली। आपने सुना होगा लोग कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं, तो सब कहाँ पाया जा रहा है, हमारे हिमाचल रेंज में, और मेनली किस स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में। इसीलिए ये देखो बच्चों, इसका नाम हिमाचल क्यों पड़ा, क्योंकि ये मेनली हिमाचल प्रदेश वाले एरिया से जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों आपको। जब इतनी बात समझ में आ गई तो हम अपना नेक्स्ट डिवीजन देखते हैं, शिवालिक्स और आउटर हिमालय। शिवालिक्स और आउटर हिमालय मतलब कि अब इसको ध्यान समझिए, ये सबसे हमारा लोअर वाला पार्ट है, सदर्न वाला पार्ट है, ठीक है। इट इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस, मतलब जो हमारा ये माउंटेन रेंज है इसका सबसे जो नीचे वाला एरिया है, मतलब सबसे सदर्न वाला एरिया है, उसे हम क्या कहते हैं, अपना शिवालिक्स कहते हैं या फिर आउटर। आउटर क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे ये हिमालय का आउटर पोर्ट है। इंडिया का तो ये इनर है, लेकिन हिमालय का क्या है, आउटर पोर्शन है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, आउटर हिमालय कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इट एक्सटेंड्स ओवर द विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर, मतलब इसकी लगभग चौड़ाई कितनी है, बहुत ज्यादा नहीं है, कितनी, 10 से 50 किलोमीटर की रेंज में है, बीच में है। हैव एन एल्टीट्यूड वेराइड फ्रॉम 900 टू, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, 1100 अराउंड होगा, 900 to 1100 मीटर है। इतना समझ में आ गया बच्चों, कितनी है, सिर्फ 900 से लगभग 1100 मीटर है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या, कंपोज्ड ऑफ consolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan range farther north। अब इसमें क्या हो रहा है ना कि जो इसके पार्टिकल्स हैं, इस माउंटेन रेंज के पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, जब ऊपर से हमारे भाई माउंटेन से क्या आ रही, रिवर्स आ रही, तो रिवर्स क्या करती हैं, अपने साथ कुछ पार्टिकल्स ले आती है, तो उन पार्टिकल्स से वो बना हुआ है, उन सेडिमेंट से वो बना हुआ है, कौन सा हमारा जो शिवालिक्स है। भाई रिवर ऐसे आएंगी, अब ऊपर से रिवर आ रही है तो जो सबसे नीचे वाला पार्ट यहाँ पे जमा देंगे ना, सेडिमेंट्स फॉर्म करेंगी ना, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि रिवर के जो सेडिमेंट्स यहाँ पे आके स्टोर हुए उन्हीं से हमारा ये शिवालिक्स माउंटेन बना है। फिर क्या है हमारा, The longitudinal valley lying between Lesser Himalaya and the Shivalix Himalaya are known as dunes। अब ध्यान समझने की बात है, पीछे हमने क्या पढ़ा, लेसर हिमालय के बारे में पढ़ा, जिसे हम मिडिल हिमालय या हिमाचल भी कहते थे। उस हिमालय और हमारे शिवालिक्स हिमालय के बीच में, अब जैसे ये क्या था, ग्रेट हिमालय था सबसे नॉर्दर्न मोस्ट, उसके बाद हमारा क्या आया था, हमारा मिडिल हिमालय आया था जिसे हम लेसर हिमालय कहते थे, फिर हमारा क्या आया, शिवालिक्स। तो इस बीच वाले, मिडिल वाले और शिवालिक्स के बीच में जो एरिया होता है, वैली होती है, मतलब उस
एरिया को जब हम वैली के रूप में देखते हैं तो उस वैली को क्या कहा जाता है, दून। क्या कहा जाता है, दून। जैसे हमने सुना भी होगा, लोग घूमने जाए देहरादून, कोटी दून, पातली दून, ये सब क्या है, मेजर दून है, मतलब वैली से कहाँ लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई। हमने अभी क्या देख लिया, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयस। क्या देख लिया, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयस हमने देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ डिवीजन था, क्या था हमारा, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो हमारा डिवीजन था वो हम देख लेते हैं। तो पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये है हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या है, हमारा डिवीजन है। जैसे पहले हमारा ये पंजाब हिमालय है, इन दो रिवर से बन रहा है, फिर हमारा कुमाऊं हिमालय, फिर हमारा नेपाल हिमालय, फिर लास्ट में हमारा असम हिमालय। इतना आपने देख लिया तो ध्यान समझिएगा। पहला हमारा क्या है, जो दो रिवर, मेनली अगर मैं इस डिवीजन की बात करूं तो जो हमारी रिवर्स आ रही हैं, अब माउंटेन क्या है, माउंटेन से ऐसे रिवर बहेंगी ना, तो इन रिवर्स, दो रिवर्स के बीच में जो एरिया, उसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया है। अगर हम ध्यान से देखें कि जो हमारी इंडस रिवर और सतलज रिवर है, ठीक है, इंडस और सतलज के बीच में जो हमारा माउंटेन एरिया, उसे हम क्या कहते हैं, पंजाब, कश्मीर और हिमाचल हिमालय। ये हमारा क्या है, पहला डिवीजन है। कौन सा, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। जो हमारा ये कहीं हमारी इंडस रिवर है, ये कहीं हमारी सतलज रिवर है। इन दो रिवर के बीच में जो हमारा क्या है, माउंटेन रेंज है, उसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं। ठीक इसी तरीके हम नेक्स्ट देखें, सतलज और काली रिवर। सतलज और काली रिवर के बीच में कौन सा है, कुमाऊं हिमालय। मतलब ये हमारी सतलज रिवर और ये हमारी काली रिवर, इन दोनों रिवर के बीच में जो है वो हमारा क्या, कुमाऊं हिमालय है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी रिवर, काली रिवर और तीस्ता रिवर। मतलब काली रिवर तो ये हमारी हो गई, अब ये हमारी तीस्ता रिवर होगी। मतलब काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में कौन सा हमारा हिमालय है, नेपाल हिमालय। और लास्ट में अगर हम देखें कौन सा, तीस्ता और दियांग रिवर। तीस्ता और तीस्ता तो हमारी ये है, ध्यान हमारी कुछ ऐसी आ रही है। एकदम लास्ट में आपको दिख रहा होगा, एकदम ईस्टर्न पॉइंट, यहाँ से कहीं हमारी धियांग रिवर आ रही है। तो ये कौन सा पोर्शन हो गया, असम हिमालय। ये हमारा वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ जो हिमालय का डिवीजन है वो हमने देखा कि क्या है, दो रिवर्स के बीच में जो एरिया, उनके बेसिस पे हमने डिवाइड किया। पहला क्या है, इंडस और सतलज रिवर के बीच में क्या है हमारा, पंजाब हिमालय। मतलब इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में जो हमारा रीजन है उसे हम क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। फिर सतलज रिवर से काली रिवर तक क्या है हमारा, कुमाऊं हिमालय है। फिर काली रिवर से तीस्ता रिवर तक कौन सा हिमालय है, नेपाल हिमालय है। ठीक उसी तरीके तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच में कौन सा हमारा हिमालय है, असम हिमालय है। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई। जब इतना समझ में आ गया आपको, तो अब हम इसी हिमालय का एक पोर्शन देख लेते हैं। वो इसमें किसी डिवीजन में नहीं है, जिसे हम पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। इसी हिमालय में आपने दो चीज देखी ना, कि हमने क्या लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पे डिवाइड किया। तीन है हमारे, ग्रेट, मिडिल और हमारा आउटर हिमालय। ठीक है, ग्रेट को हम क्या इनर हिमालय भी कह देते हैं, मिडिल को हम लेसर हिमालय भी कह देते हैं, और आउटर को हम शिवालिक हिमालय भी कह देते हैं। ये हमने लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देखा। फिर हमने वेस्ट की ईस्ट की तरफ देख लिया कि दो रिवर्स के बीच में कैसे जो रीजन पाया जा रहा है उसे हम एक अलग से नेम दे रहे हैं, हिमालय माउंटेन से, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम। इसी के बियॉन्ड जाके एक हमारा पोर्शन है हिमालय का, जिसे हम पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। पूर्वांचल हिमालय क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। जो हमारा इंडिया, अब मैं ऐसे अच्छा आपको दिखाती हूँ कि कुछ हमारा ये क्या है, इंडिया है, कुछ ऐसा हमारा इंडिया दिखता है। तो जो हमारा ये वाला एरिया है, मेन पूर्वांचल एरिया, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, यहाँ पे जो हिमालय पाया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा बियॉन्ड की चीज है कि हमें पूर्वांचल हिमालय के बारे में पढ़ना ही किसी एक डिवीजन में नहीं आता, पर हमारे हिमालय का पार्ट है, इसलिए हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब इतना हम देखें, ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय which is called पूर्वांचल और ईस्टर्न हिमालय। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ब्रह्मपुत्र रिवर है, कहाँ है भाई, ब्रह्मपुत्र रिवर कुछ ऐसी हमारी आ रही है। ये हमारी क्या ईस्टर्न बाउंड्री बना रही है, ठीक है, जिसे हम पूर्वांचल कहते हैं। ये हमारी क्या है, मतलब ये हिमालय क्या हो रही है, यहाँ से आके ऐसे नीचे आ रहा है। ध्यान समझिएगा, ये हमारी हिमालयन रेंज आ रही है, तो कुछ ये ईस्टर्न तरफ आ रही है। ठीक है, पूर्वांचल हिमालय मतलब ईस्ट की तरफ, नॉर्थ में तो है, जब ये ईस्ट की तरफ टर्न होके आ रही है, हम इसे पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। बेसिकली किस रिवर के थ्रू बन रहा है, ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके थ्रू बन रहा है। अब क्या हो रहा है, बियॉन्ड दियांग,
दिहांग गॉज द हिमालयस बेंड शार्पली टू द साउथ। साउथ की तरफ क्या हो रहा है, हमारा हिमालय बेंड हो रहा है एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। अगर आप गॉज की बात करो तो क्या होता है, जैसे जब रिवर फ्लो करती है तो अब वो कुछ टाइम बाद ऐसे अगर हम उसे अच्छा स्लोप मिल जाता है तो वो गॉज टाइप स्ट्रक्चर बना लेती है। क्या बना लेती है, गॉज टाइप। तो जो हमारा दिहांग गॉज है उसके बाद क्या होता है कि हिमालय बेंड करता है। अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो हमारा हिमालय है ये दिहांग गॉज के बाद क्या होता है ना, बेंड होता है, ऐसे बेंड होके नीचे आता है, मतलब ईस्ट की तरफ आ रहा है। ये क्या हुआ ना यहाँ पे कि जब हिमालय ऐसे आया तो अब ये बेंड होके नीचे तरफ आया, नीचे की तरफ आया मतलब साउथ की तरफ, और किधर आया, इंडिया के ईस्ट में आया। कहाँ पे आया, इंडिया के ईस्ट में। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल भी कहते हैं। और ये क्या कर रहा है ना, इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री बना रहा है। जब ईस्ट में है, सबसे ईस्ट में इंडिया के पाया जा रहा है तो ईस्टर्न बाउंड्री भी तो बनाएगा ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं, इट इज मोस्ट कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन विच आर सेडिमेंट्री रॉक। मतलब अब इसमें क्या पाया जा रहा है भाई, सैंडस्टोन्स पाए जा रहे हैं। और किस टाइप की रॉक होती है सैंडस्टोन, हमारी किस टाइप की रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री आपने सुना होगा कि कैसे बन रही है हमारी, कि जो हमारा रिवर होता है वो सेडिमेंट्स ले आता है, कहीं पे वो सेडिमेंटेशन होता है तो उस वो कैसी रॉक कहलाती है, सेडिमेंट्री रॉक कहलाती है। उसी के एक टाइप है सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन से ये हमारा माउंटेन रेंज बना हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल। बस इतना याद रखिएगा कि जब हमारा हिमालय ऐसे आता है तो दिहांग गॉज के बाद, ये सवाल क्वेश्चन में पूछता है, एग्जाम में पूछता है कि किस गॉज के बाद हमारा हिमालय माउंटेन साउथ की तरफ बेंड हुआ है। किस गॉज के बाद, दिहांग गॉज के बाद हमारा जो हिमालय वो साउथ की तरफ बेंड हुआ है। कहाँ, हमारे इंडिया के ईस्टर्न बाउंड्री में। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। फिर हमारे क्या, दिस पार्ट इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंज एंड द वैलीज। अब यहाँ पे क्या है ना कि डेंस फॉरेस्ट है, मतलब घना जंगल है। ऐसा आप कहो कि ये जो हमारा माउंटेन रेंज है वो हमारा डेंस फॉरेस्ट से कवर है, मतलब फॉरेस्ट एरिया से कवर है। और कैसे रन कर रहा है, पैरेलल रेंज है। यहाँ पे वैलीज पाई जा रही हैं। आप दो तीन चीज देखो ध्यान से कि यहाँ पे इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कैसा है, डेंस फॉरेस्ट है, पैरेलल रेंज है, मतलब पैरेलली चल रहा है, और क्या, वैलीज पाई जा रही है। कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपने देख लिया। अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं। द पूर्वांचल comprises the Patkari Hills, the Naga Hills and the Manipur Hills and the Mizo Hills। मतलब इस हमारे हिमालयन रीजन में जो हमारा पूर्वांचल है इसमें कुछ मेजर हिल्स पाई जा रही हैं। वो है कौन कौन सी है भाई, हमारी पटकारी हो गया, नागा हिल्स हो गया, मणिपुर हिल्स हो गया, मिजो हिल्स हो गया। ये सब वहां पे मिल रही है, मतलब कि है, क्या कह सकते हैं कि ये सारी हिल्स कहाँ लोकेटेड है, हमारे पूर्वांचल हिमालय में लोकेटेड है। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई कि पूर्वांचल हिमालय क्या है, हमारे इंडिया में जो ईस्टर्न बाउंड्री बना रहा है वो हमारा पूर्वांचल हिमालय। कैसे बन रहा है, दिहांग गॉज के बाद जब हिमालय नीचे साउथ की तरफ बेंड हो रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री बना रहा है, उसी को हम पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देख लिए कि इसमें डेंस फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं, पैरेलली रन कर रहा है, और कुछ वैलीज पाई जा रही हैं। साथ में आपने कुछ मेजर हिल्स के बारे में देख लिया जिनसे ये माउंटेन रेंज बना हुआ है। आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट किस रॉक से बना है, सैंडस्टोन। जो किस टाइप की रॉक है, हमारी सेडिमेंट्री टाइप की रॉक है। इतना जब आपने देख लिया, ये पूरा हमारा हो जाता है हिमालय। क्या हो जाता है हमारा हिमालय। अगर मैं आपको हिमालय दिखाऊं, अगर मैं आपको हिमालय दिखाऊं, ये हमारा हिमालय है। ध्यान से देखिएगा, ये पोर्शन क्या है, हमारा हिमालय है। ये हमारे इंडिया का जो हिमालय है कुछ ऐसा दिखता है। आपने देखा होगा कहाँ पाया जा रहा है, इस वाले रीजन में। मैं क्विक रिवीजन करा रही हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। ये हमारा हिमालय है, कहाँ पाया जा रहा है, कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब हमने हिमालय के बारे में कुछ मेजर चीजें देख ली कि ये यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन है, ये सारी चीजें देख लिया। ये कुछ हम देखिए, हम इस तरीके पढ़े कि आपको की पॉइंट्स में सारी चीजें भी मिल जाए, आपकी प्रॉपर नोट्स भी बन जाए, और आपको बहुत कहानी भी ना लिखनी पड़े, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देख लिया कि इसकी रेंज कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, किस डायरेक्शन में फैला हुआ है। ये देखने के बाद आपने दोनों डिवीजन देख लिए, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन भी देख लिया और हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ डिवीजन भी देख लिया। पहले आपने ग्रेट हिमालयस देखा कि हिमालयस भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। फिर आपने क्या देखा, लेसर और मिडिल हिमालय के बारे में पढ़ा। फिर आपने जो हमारा शिवालिक्स है उसे देख लिया। अब आपने जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है वो देख लिया, कैसे दो रिवर के बीच के एरिया को हम डिवाइड करें। फिर लास्ट में आपने पूर्वांचल हिमालय देख लिया।
अब जब हमने इतना हिमालय के बारे में पढ़ लिया तो हम ये जान गए कि हिमालय हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, मतलब इंडिया में नॉर्थ की तरफ लोकेटेड है। इसको किस डिवीजन में बांटा गया, 2 बेसिस पे बांटा गया है, लॉन्गिट्यूडनल और वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और लास्ट में जो हमारा पूर्वांचल हिमालय ये हमने देख लिया। इतना आपको हिमालय के बारे में समझ में आ गया। आप इसकी प्रॉपर नोट्स की पॉइंट्स में बना सकते हो, क्योंकि कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है कि कितनी चीजें एग्जाम में पूछी जा रही है। बहुत कहानी पढ़ने से कोई मतलब नहीं। जब हमने इतना हिमालय के बारे में देख लिया तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स। अब भाई हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि हमारे इंडिया में 6 मेजर हमारे फिजिकल फीचर्स हैं, तो उसमें से दूसरा क्या है, हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है। अब नॉर्दर्न प्लेन्स कुछ ऐसे दिखते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो हमारा नॉर्दर्न एरिया, नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया पाया जाता है, प्लेन रीजन बेसिकली है, तो कुछ ऐसे दिखते हैं। उसका एक्सटेंशन भी आपको दिख रहा है, तो कुछ हम डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द नॉर्दर्न प्लेट has been formed by the interplay of the 3 major river system, namely Indus, Ganga and the Brahmaputra। अब ध्यान से समझिए कि ये जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है बेसिकली किन रिवर से बन रहा है, मतलब किस रिवर सिस्टम से बन रहा है, कौन सी रिवर इसमें रोल प्ले कर रही है। तो कौन सी वो 3 रिवर है, इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। आपने इंडस और ब्रह्मपुत्र के बारे में हिमालय में देख लिया और गंगा रिवर के बारे में आप जानते हो। तो ये मेजरली 3 रिवर्स हैं जिनसे हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स बन रहा है, मतलब इनके रोल से, इनके इंटरप्ले से कह सकते हैं ना कि सबसे बड़ा रोल क्या है इस नॉर्दर्न प्लेन को बनाने में। 3 बेसिकली रिवर है जिनकी वजह से ये नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या है, सिर्फ इन्हीं की वजह से नहीं, इनके ट्रिब्यूटरीज आप जानते हो, तो सहायक नदियां जो आके हमारी मेन स्ट्रीम में मिल जाती हैं उन्हें हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो हमारी ये तीनों रिवर और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके बेसिस पे, इनके रोल से क्या हुआ है, हमारा नॉर्दर्न प्लेन बना है। अब क्या, दिस प्लेन इज फॉर्म्ड बाय एल्यूवल सॉइल। अब ये प्लेन रीजन है, आप ये तो जान गए ना कि प्लेन क्या है, ऐसा समथिंग इन प्लेन रीजन। प्लेन तो आप जानते हो ना, प्लेन पोर्शन को हम प्लेन रीजन कहते हैं, पर ये बन कैसे रहा है। हम अपने लैंड के पर्सपेक्टिव से प्लेन को क्या डील करेंगे कि हमने देखा किस रिवर से बन रहा है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं। साथ ही साथ इसमें कौन सी सॉइल पाई जा रही है, प्लेन रीजन है, जाहिर सी बात है लैंड में कोई सॉइल पाई जा रही है, तो बेसिकली इसमें एल्यूवल सॉइल पाई जाती है। कौन सी सॉइल, और आप लोग ये जानते हो कि एल्यूवल सॉइल हमारे एग्रीकल्चर के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा अच्छी खेती किस सॉइल में हो जाती है, एल्यूवल सॉइल में, और यही सॉइल हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है। फिर क्या हमारा, द डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियम इन अ vast basin lying at the foothills of the Himalaya over million of the year form this fertile plain। अब ध्यान से अगर आप देखो कि ये जो हमारा एरिया था, ये हमारा हिमालय वाला पोर्शन था। क्या था, हमारा हिमालय वाला पोर्शन था। तो इस हिमालयन के फुट हिल्स, मतलब कहें तो इसके निचले वाले एरिया में ही तो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्यूवल सॉइल पाई जा रही है। अब क्यों पाई जा रही है, आप ये देखो कि अब भाई हिमालय भी ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स से यहाँ पे है। ऐसा तो है नहीं कि 2-3 सालों में फॉर्म हुआ है, काफी साल हो गए हिमालय को बने हुए। और वहां से रिवर आती हैं, कहाँ से आती है रिवर भाई, बेसिकली माउंटेन से आती है। कौन कौन सी, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ये क्या करती है ना, कुछ अपने कंपोनेंट्स ले आती हैं, सेडिमेंट्स ले आती हैं, यहाँ नॉर्दर्न प्लेन में पूरा क्या कर देती है, स्टोर कर देती है। मतलब हिमालय के जो हमारा फुट हिल्स है, निचला वाला एरिया, वहीं पे हमारा नॉर्दर्न प्लेन पाया जा रहा है। बेसिकली कौन सी सॉइल पाई जा रही है, एल्यूवल सॉइल पाई जा रही है। और यही जो रिवर्स हमारी हिमालय से आ रही हैं, हमारे हिमालय के फुट हिल्स में हमारा क्या लोकेटेड है, नॉर्दर्न प्लेन लोकेटेड। तो इसको बहुत फर्टाइल प्लेन बना रहा है। अब फर्टाइल प्लेन मैंने अभी बताया कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा खेती कहाँ होती है, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में होती है। जहाँ क्यों, क्योंकि वहां पे एल्यूवल सॉइल पाई जा रही है। और वो इतनी फर्टाइल क्यों है कि क्योंकि हमारा जो हिमालय है वो हमारे मिनरल्स में रिच है, और वहीं से रिवर कंपोनेंट पार्टिकल सेडिमेंट्स लेके आ रही है। और कहाँ पे सेडिमेंटेशन कर रही है, हमारे प्लेन्स में कर रही है, जो इसे एक फर्टाइल लैंड बना रहा है। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई। अब इसका अगर हम एक्सटेंशन की बात करें कि कैसे एक्सटेंड हुआ है, तो इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। आपने जैसे हिमालय का पढ़ा था ना कि 2400 किलोमीटर लेंथ है, इतने एरिया में फैला, तो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स का क्या है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ध्यान समझिए जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन आपको
इंडिया के मैप में दिख रहा होगा, तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है नॉर्दर्न प्लेन है, ये कितने रीजन, कितने हमारे एरिया को कवर कर रहा है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 340 किलोमीटर ब्रॉड एंड डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा कि ये बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड है, हिमालयन माउंटेन के नीचे, मतलब साउथ ऑफ द हिमालयन माउंटेन क्या है हमारा, नॉर्दर्न प्लेन्स है। और हिमालयन माउंटेन की जो हमारी लेंथ थी कितनी थी, 2400 किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है ना कि जब हमारे हिमालयन माउंटेन की रेंज 2400 किलोमीटर है तो हमारे नॉर्दर्न प्लेन की भी जो रेंज होगी वो भी कितनी होगी, 2400 किलोमीटर होगी। तो इसकी जो लेंथ हो गई 2400 किलोमीटर, पर इसकी जो हमारी विड्थ है यानी कि चौड़ाई है, ब्रॉड कितना फैला हुआ है, वो कितना है 240 से 320 किलोमीटर। मतलब ये 320 से 240 किलोमीटर के बीच में इसका क्या है, चौड़ाई है, फैला हुआ है। इतनी बात बच्चों समझे। और फिर हम देख लेंगे कि ये डेंसली पॉपुलेटेड है। अब जाहिर सी बात है जिस एरिया में इतने अच्छे लेवल पे खेती हो रही है, जहाँ का प्लेन रीजन है, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होगा, हमको एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छे से मिलेगा, एग्रीकल्चर अच्छा है तो फूड फैसिलिटीज अच्छी होगी, इन्वायरमेंट अच्छा होगा। जब इतनी सारी चीजें अच्छी होंगी तो जाहिर सी बात है वहां पे लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे। तो इसीलिए हमारे इंडिया का डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, मतलब यहाँ पे बहुत घनी आबादी में लोग रह रहे हैं। ये बात हो गई हमारी कुछ नॉर्दर्न प्लेन्स की। इतनी बात समझ में आ कि अब हमने ये बेसिक फीचर्स हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में देख लिया कि किस तरीके से नॉर्दर्न प्लेन इंडिया में लोकेटेड है और क्या क्या रोल प्ले कर रहा है। और साथ में अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखें इस प्लेन के बारे में, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख ले तो क्या है, इट इज एग्रीकल्चरली अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। अब मैंने आपको बताया था एल्यूवियल सॉइल बहुत ही फर्टाइल होती है और हमारे एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो यही यहाँ पे ये पॉइंट यही समझा रहा है कि ये क्या है, एग्रीकल्चरली अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से हमारे इंडिया का एक प्रोडक्टिव पार्ट है। मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे से हो सकती है और बहुत अच्छे से की भी जाती है, ठीक है। Which is basically a result of adequate water supply and favorable climate also with a rich soil cover। अब मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है वो हमारे हिमालय के जस्ट साउथ में है, नीचे हिमालय से रिवर्स आती है और मिनरल्स को ले आती है, यहाँ पे क्या करती है, बिछा कर चली जाती है। कहते नहीं है कि रिवर अपने साथ आती है और पार्टिकल्स को ले आती है। अब भाई रिवर आगे बढ़ गई पर ये पार्टिकल्स तो यहीं स्टोर हो जाते हैं ना, यहीं पे सेडिमेंटेशन हो जाता है उनका। तो ये क्या करते हैं कि उस हमारे एग्रीकल्चर एरिया को बहुत प्रोडक्टिव बना देते हैं। दूसरी चीज, जब ये रिवर यहाँ फ्लो करे तो यहाँ पे वाटर सप्लाई बहुत अच्छी होती है। भाई मैंने बताया हमारी गंगा रिवर देखे तो ध्यान से इधर ही कहीं बहती है, तो इसके ट्रिब्यूटरीज भी यहीं के, तो यहाँ पे जो हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा वाटर का सप्लाई है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। फिर क्या बात आती है कि यहाँ पे जो क्लाइमेट है, अब आप ध्यान से देखो कि ऊपर एरिया यानी नॉर्थ वाले पार्ट में ठंड ज्यादा है, साउथ वाले पार्ट में गर्मी ज्यादा है, बट ये हमारा बीच का जो नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया ये मॉडरेट है, मतलब ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी हो, कहें तो गर्मी ठंडी दोनों आती है। तो ये एक कैसा होता है, फेवरेबल क्लाइमेट होता है, मतलब एक ऐसा क्लाइमेट है जिसमें हम हर टाइप की खेती भी कर सकते हैं और एक ऐसा हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा ऑल्सो विद अ रिच सॉइल कवर। अब सॉइल कवर तो यहाँ पे जाहिर सी बात है होगा, ना माउंटेन है ना हमारा यहाँ पे कोई ऐसे हिल्स है, तो वहाँ पे सॉइल कवर बहुत अच्छे अमाउंट में। कौन सॉइल बेसिकली पाई जाती है, एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, ड्यू टू जेंटल स्लोप वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज विच फॉर्म्स रिवराइन आइलैंड्स। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा क्या कहते हैं स्लोप है। अब माउंटेन में क्या होता है ना कि माउंटेन का स्लोप एकदम हाई होता है, ठीक है, लेकिन जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन का स्लोप है, अब प्लेन है तो यहाँ पर स्लोप होगा ही नहीं, सारी चीजें एकदम प्लेन में है, तो जो रिवर की वेलोसिटी होती है वो धीमी हो जाती है। कैसे हो जाती है भाई, अगर हम माउंटेन की बात करें, यहाँ से कोई रिवर आ रही तो बहुत स्पीड से आएगी कि नहीं, बहुत स्पीड से आएगी, लेकिन अगर वो प्लेन एरिया में जाएगी तो उस रिवर की वेलोसिटी क्या, स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जब इसकी स्पीड स्लो हो जाती है तो वो क्या फॉर्म करती है, रिवराइन आइलैंड। अब भाई रिवराइन आइलैंड क्या होता है ये समझ लीजिएगा। लेट्स सपोज ये हमारी रिवर फ्लो हो रही है, ये क्या हो रही है, हमारी
रिवर फ्लो हो रही है, यहाँ पे हमारा क्या है, पानी बह रहा है, रिवर का पानी बह रहा है, और इसी बीच में अगर कहीं लैंड हो जाए, मतलब कि लैंड का एरिया बच जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिवराइन आइलैंड। आइलैंड तो आप जानते हो ना कि जो एरिया, जो लैंड मास चारों तरफ से वाटर से कवर है, उसे हम आइलैंड कहते हैं। और रिवराइन आइलैंड के जो रिवर के बीच में बन रहा है, मतलब जो हमारे रिवर के बीच में आइलैंड्स बन रहा है, छोटा सा लैंड मास बच जा रहा है, उसी को हम रिवराइन आइलैंड कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। वेलोसिटी स्लो होती है तो बीच में पानी एकदम धीमे चलता है, तो क्या होता है, वहां पर जो लैंड है ऊपर उभर के कई बार दिखने लगता है। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई आपको। जब इतना समझ में आ गया तो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट को, द रिवर इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या है, ध्यान समझिएगा कि रिवर्स क्या करती है ना, एक रिवर ये लेट्स सपोज आ रही है, तो अब आगे क्या होता है कि उनमें कुछ चैनल्स बन जाते हैं, स्प्लिट कर जाती है, टूट जाती है, मतलब कुछ यहाँ पे बैरियर आ गए तो वो क्या करेंगी, टूट के दो फ्लो में बहने लगेंगी। अब ये दो गई, फिर आगे क्या हुआ, कुछ आ गया बीच में, फिर ये टूट कर दो स्प्लिट होके बहने लगी, तो ये क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरी में यही डिफरेंस है कि ट्रिब्यूटरी क्या करती है, खुद आकर हमारे मेन रिवर में मिल जाती है, ये क्या होती है ट्रिब्यूटरी। लेकिन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है वो हमारे मेन स्ट्रीम से अलग जो हुई रिवर होती है उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। कैसे स्प्लिट हो रही है ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस प्लेन है डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। मतलब एरिया के बेसिस पे इस प्लेन को हमने 3 डिवीजन दिया है। अब भाई अभी आपने हिमालय का डिवीजन देखा, तो ठीक इसी तरीके हमारे नॉर्दर्न प्लेन का भी डिवीजन है जो एरिया के बेसिस पे किया गया है। कौन कौन सा हमारा, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये हमारा क्या है, पंजाब प्लेन है, पंजाब के रीजन में जो बेसिकली पाया जा रहा है। ये हमारा क्या है, गंगा प्लेन है, गंगा जिधर बहती है उधर है। और ये हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन है। मतलब पंजाब के एरिया में सिंपल समझना कि पंजाब एरिया में जो प्लेन्स पाया जाए उसे हम पंजाब प्लेन्स कह रहे हैं। जिधर गंगा रिवर फ्लो हो रही है उस प्लेन को हम क्या कह रहे हैं, गंगा प्लेन्स कह रहे हैं। जिधर ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो हो रही है उसे हम ब्रह्मपुत्र प्लेन कह रहे हैं। जब हमने इतना बच्चों देख लिया तो इस प्लेन हमने नॉर्दर्न प्लेन की सारी चीजें देख ली, क्या रोल प्ले कर रहा है, कहाँ लोकेटेड है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी हमने देख लिया। अब हमने जब इसका डिवीजन देख लिया तो कुछ छोटी छोटी बातें हम इन तीनों प्लेन के बारे में जान लेते हैं। अगर हम पंजाब प्लेन की बात करें, आपने देखा ना बेसिकली ये किस पार्ट में पाया जा रहा है, पंजाब वाले एरिया में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। मतलब जो नॉर्थ प्लेन है हमारा, जैसे ये पूरा क्या है, ये जो पूरा आपको हाईलाइट पोर्शन दिख रहा है ये हमारा क्या है, नॉर्दर्न प्लेन है। अब इस नॉर्थ प्लेन का जो हमारा ये वेस्ट वाला पार्ट है यही हमारा क्या है, पंजाब हिमालय है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, पंजाब हिमालय, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। फिर हमने देखा फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। अब इस किस रिवर से फॉर्म हो रहा है, मतलब मैंने बताया ना कि प्लेन्स किससे फॉर्म हो रहा है, रिवर से, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो पंजाब प्लेन हमारा किस रिवर से फॉर्म हो रहा है, इंडस रिवर और उसकी जो कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जो ट्रिब्यूटरीज आपके इंडस में मिले, जैसे झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज, ये हमारी इन रिवर से फॉर्म हो रहा है। लास्ट पॉइंट के, दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। दोआब एक टर्म है, इसको आप ध्यान से समझिएगा कि दोआब क्या होता है। लेट्स सपोज ये हमारी 2 रिवर है, ठीक है। रिवराइन आइलैंड्स और दोआब 2 अलग चीज है। रिवराइन आइलैंड इनके पानी बह रहा है, उसके बीच में थोड़ा सा लैंड मास उभर के आ गया या फिर दिखने लगा तो हम रिवराइन आइलैंड कहते हैं। पर दोआब क्या होता है बच्चों, जैसे कि 2 रिवर जा रही है तो इन 2 रिवर के बीच में जो हमारा रीजन होता है उसे हम दोआब कहते हैं। दोआब क्या हो गया, 2 रिवर के बीच में जो हमारा रीजन आता है उसे हम दोआब कहते हैं। बेसिकली अगर हम देखें ये रिवर आ रही है, ये डिवाइड हो गई, तो ये इन 2 रिवर के बीच में जो हमारा एरिया है इसे हम दोआब कहते हैं। और ये मेनली कहाँ पाया जा रहा है, नॉर्दर्न प्लेन्स के किस पार्ट में, किस डिवीजन में, पंजाब प्लेन में। अब हम बात करते हैं गंगा प्लेन्स की। गंगा प्लेन्स भाई कहाँ है, एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तिस्ता रिवर। मतलब ये बेसिकली जो है गंगा रिवर तो फ्लो होती है, साथ में किन 2 रिवर के बीच में है, घाघर रिवर और तिस्ता रिवर। ठीक है, अब क्या आता है, स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्शियली इन झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। मतलब ये किस किस रीजन में पाया जा रहा है, कौन कौन सा रीजन हमारा गंगा प्लेन में आ रहा है, ये ध्यान से देख लीजिएगा।
कि कौन कौन सा, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी, बिहार, कुछ पोर्शन झारखंड और वेस्ट बंगाल में भी आता है, देखने को मिलता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन। भाई ब्रह्मपुत्र प्लेन क्या है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन लाइज इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब जैसे हमने देखा था कि नॉर्दर्न प्लेन्स का क्या वेस्टर्न पार्ट क्या था, पंजाब हिमालय, बीच वाला हमारा गंगा हो गया, तो ये ईस्टर्न पार्ट जो है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र प्लेन कहते हैं। बेसिकली ये ब्रह्मपुत्र प्लेन जो हमारे गंगा प्लेन के ईस्ट में है और नॉर्दर्न प्लेन का भी ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मेनली ड्रेनेड बाय द ब्रह्मपुत्र रिवर। अब जैसे हमारे पंजाब हिमालय में इंडस रिवर थी और गंगा वाले में घाघर और तिस्ता के बीच में भी गंगा रिवर फ्लो हो रही थी, उसी तरीके ये जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है हमारा, वो भी किन रिवर के से ड्रेन हो रहा है, किन रिवर से फॉर्म हो रहा है, ब्रह्मपुत्र रिवर। मतलब इस प्लेन में बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो हो रही है, बह रही है। फिर क्या है, पर्टिकुलरली एक्सटेंड इन असम। अब जैसे गंगा प्लेन क्या था, कई स्टेट्स में पाया जाता है, लेकिन अगर हम ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात करें तो बेसिकली मेनली मेजर पोर्शन इसका असम में ही है। मतलब ये असम में जो हमारा प्लेन था उसे हम ब्रह्मपुत्र प्लेन कहते हैं। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई। तो अब हम एक अदर डिवीजन देख ले। जैसे हमने हिमालय का 2 डिवीजन देखा, तो उसी तरीके हम इसका भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। अब हमने एरिया के बेसिस पे देखे, अब रिलीफ फीचर्स के बेसिस पे देखे तो कौन कौन सा है, भाबर है, तेराई है और भांगर है और खादर है। इतनी बात समझ में आ गई कि हमने जैसे अभी एरिया के बेसिस पे देखा पंजाब, गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन, उसी तरीके हम किसके बेसिस पे देखेंगे, रिलीफ फीचर्स। क्या है हमारा, भाबर है, तेराई है, भांगर है और खादर है। अब ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन हमारा भाबर का। अब हिमालय से हमारा जो साउथ वाला पार्ट है वो प्लेन एरिया है कि नहीं, हिमालय के जस्ट नीचे से हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, प्लेन एरिया। ये जो मैंने मार्क किया है नीचे वाला एरिया, ये क्या हमारा प्लेन रीजन। तो ये क्या रीजन के बेस में फिजिकल फिर भाबर हो गया, तेराई हो गया, भांगर हो गया और खादर हो गया। तो ये कैसे डिवाइड हो रहा है, ये अभी हम लोग देख लेते हैं। अब हम बारी बारी से इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है बच्चों। भाबर प्लेन्स की अगर बात करें, लाइन पैरेलल टू द शिवालिक्स। अब शिवालिक्स क्या है, हमारे जो हिमालय है उसका सदर्न पार्ट है, तो सबसे नीचे वाला पार्ट है, उसी के बाद प्लेन स्टार्ट हो जाता है, तो उसी के पैरेलल हम क्या कहेंगे कि जो हमारा भाबर प्लेन है वो लाइज कर रहा है। रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट्स पेबल्स इन नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर। मतलब लगभग अगर हम ध्यान से देखें कि जो हमारा शिवालिक माउंटेन है, एकदम सदर्न पार्ट है हमारे हिमालय का, उससे क्या हो रहा है कि रिवर आ रही है, तो रिवर के पेबल, स्टोन्स वगैरह को यहाँ पे डिपॉजिट कर दे रही है। क्या कर दे रही है, डिपॉजिट। लगभग 8 से 16 किलोमीटर की रेंज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, भाबर प्लेन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा क्या होता है भाई कि 8 से 16 किलोमीटर तक वो पेबल स्टोन्स को एक नैरो बेल्ट में क्या करती हैं, डिपॉजिट करती हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, भाबर पाया जा रहा है। कैसे पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, पेबल स्टोन्स पाए जा रहे हैं, कंकड़ पत्थर, ये सारी चीजें पाई जा रही हैं। ऑल द स्टीम्स डिसिपेयर इन दिस बेल्ट। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जब ऊपर से, ध्यान समझिएगा, कोई भी रिवर फ्लो होके आ रही है तो यहाँ पे वो कंकड़ पत्थर इन सारी चीजों को डिपॉजिट कर देती है, तो रिवर डिसअपियर हो जाती है। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि वो सूख गई, ये बिल्कुल भी नहीं होता, वो छिप जाती है, इनके नीचे हो जाती है, कहते हैं लुप्त हो जाती है, यानी अंदर बहने लगती है। यहाँ पर डिसअपियर हो जाती है, हमें दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती, क्योंकि ऊपर सारे कंकड़ पत्थर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब बात करें तेराई प्लेन्स की। तेराई प्लेन्स क्या होता है, हमारा साउथ ऑफ भाबर रिवर। जस्ट भाबर हमारा जो प्लेन है, उसके भाबर बेल्ट के बाद क्या आता है, तेराई प्लेन्स आता है। मतलब जब हमने भाबर देख लिया, शिवालिक के बाद है, अब भाबर के तुरंत बाद क्या आ जाता है, हमारा तेराई आ जाता है। द स्ट्रीम एंड रिवर रीमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मासी रीजन। अगर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे हमारा रिवर क्या हो गई थी, डिसअपियर हो गई थी। तेराई में आने के बाद वापस वो अपीयर होने लगती हैं, दिखने लगती हैं, और क्या बना लेती हैं कि एकदम वेट स्वैम्पी, जैसे दलदली टाइप की मिट्टी बना लेती, गीली टाइप की मिट्टी बना लेती, ठीक है। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चरल एंड टू सेटल माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान एंड आफ्टर पार्टीशन। अब यहाँ पे 2 मेजर पॉइंट्स हैं जो हमें देखने
चाहिए। जैसे कि जो हमारा पार्टीशन हुआ था 1947 में, जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद जब हमारा पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान से जो माइग्रेंट्स आए थे वो उनके लिए रहने की जगह नहीं थी, तो इस एरिया में तेराई रीजन में जो फॉरेस्ट पाए जाते थे उनको क्लियर करके वहां पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस स्टार्ट की गई। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जब बाबर के बाद तेराई प्लेन हमारा आता है, वहां पे रिवर दोबारा दिखने लगी, तो वहां पे जो हमारा फॉरेस्ट रीजन था उसको क्लियर किया गया, उसको खत्म किया गया और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दी गई। फिर हमने देखा दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन दिस रीजन। ये कुछ की पॉइंट्स हैं हमारे तेराई प्लेन्स के बारे में कि यहाँ पे क्या था, फॉरेस्ट था, उसको क्लियर करके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस स्टार्ट करी गई। और जो हमारा दुधवा नेशनल पार्क है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि दुधवा नेशनल पार्क किस रीजन में लोकेटेड है, तो हमारे तेराई प्लेन्स में लोकेटेड है। और तेराई प्लेन्स किसका पोर्शन है, हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का। इतना हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं बांगर प्लेन। हमने बाबर पढ़ लिया, तेराई पढ़ लिया, तो हम बांगर प्लेन की बात कर लेते हैं। It lies above the flood plain of the river and present a terrace-like feature. ध्यान से समझिएगा बच्चों कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा रिवर, जैसे लेट सपोज ये रिवर है, तो रिवर के कुछ एरिया तक फ्लड आती है ना, कुछ एरिया तक हमारी फ्लड आती है, लेकिन उसके बाद वाला जो रीजन होता है वहां तक तो फ्लड पहुंच नहीं पाती। तो जिस एरिया में फ्लड नहीं, मतलब फ्लड प्लेन से एकदम ऊपर वाला जो रीजन है, ये हमारा फ्लड प्लेन वाला रीजन है। तो इस फ्लड प्लेन के जो जस्ट अबव वाला रीजन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बांगर प्लेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बांगर प्लेन्स कहते हैं। सॉइल ऑफ दिस रीजन कंटेन कैलकैरियस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज कंकर। अब इसमें क्या पाया जाता है ना, कंकड़। अभी क्यों पाया जाता है वो सब मैं आपको बताऊंगी। The largest part of the northern plain is formed from the older alluvium। अब इसको हम ध्यान से समझते हैं कि जो ये वाला हमारा रीजन है इसी को हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, ध्यान से देखिए, ये वाला हमारा क्या है, रिवर है, ये हमारी क्या है, रिवर, और रिवर के बगल में ये हमारा फ्लड प्लेन है। मतलब जो मैंने ये लाइन बनाई है, यहाँ पे इतनी दूर तक फ्लड आ रही है, उसके बाद क्या होता है, फ्लड नहीं आती। मतलब बेसिकली कुछ रीजन तक फ्लड आती है ना, उसके बियॉन्ड तो नहीं आती। जिस बियॉन्ड रीजन में फ्लड नहीं आ रही है, जस्ट फ्लड रीजन के अबव वाला पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। और ये कैसे, ओल्ड एल्यूवियल से बना होता है। मतलब एल्यूवियल सॉइल बेसिकली अगर यहाँ पे फ्लड नहीं आएगी तो वो जैसी है वैसे, अगर फ्लड आती तो एक बार मिट्टी बनती, फिर दोबारा वो बह के जाती, फिर दोबारा बनती, तो नई एल्यूवियल हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लड नहीं आ रही, तो जो हमारी सॉइल पड़ी हुई है वो सालों साल से पड़ी हुई। बेसिकली यहाँ पे कंकड़ पाए जाते हैं। ये फर्टिलाइजर के लिए बहुत अच्छी नहीं होती, पर हाँ अच्छी होती पर बहुत अच्छी नहीं होती। और ये क्या है, बांगर रिवर बेसिकली कहाँ पाया जा रहा है, फ्लड रीजन के अबव साइड पाया जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब अगर हम इसी के बाद खादर प्लेन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है खादर प्लेन ही करता है। यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स, मतलब जहां पे हमारी फ्लड प्लेन आती है, मतलब रिवर के बाद जो फ्लडी रीजन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, खादर प्लेन कहते हैं। ध्यान से देखा होगा आपने कि इस डायग्राम में रिवर के बाद जो फ्लडी रीजन है हमारा, वही हमारा क्या है, खादर प्लेन है। रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल, दस आइडिया फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर और न्यू एल्यूवियम। ये ध्यान समझने की बात है कि जब हर साल यहाँ पे बाढ़ आ रही है, हर साल फ्लड आ रही है, तो बार बार मिट्टी आ रही है जा रही है, मतलब सॉइल आ रही है बह कर जा रही है, फिर बन रही है, फिर आ रही है, यही चीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, हर साल ये रिसाइकिल हो रही है, रिन्यू हो रही है। तो यहाँ पे कैसी सॉइल पाई जाती है, न्यू एल्यूवियम। ये भी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि कैसे न्यू एल्यूवियल सॉइल फॉर्म हो रही है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को कि हमने नॉर्दर्न प्लेन की भी सारी चीजें देख ली कि भाई नॉर्दर्न प्लेन जो है हमारा, ये क्या है, एक हमारा नॉर्दर्न प्लेन है जो कहाँ लोकेटेड है, हिमालय के जस्ट नीचे साइड लोकेटेड है। इसके हमने कुछ फिजिकल फीचर्स देख लिए, फिर उसके बाद हमने इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लिया कि इसमें क्या रोल प्ले हो रहा है, क्या चीजें पाई जा रही हैं, कैसे हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यहाँ हो रही है। फिर हमने डिवीजन देख लिए, एक हमने एरिया के बेसिस पे देख लिया, पंजाब, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उसके बाद हमने क्या देख लिया, रिलीफ फीचर्स के बेसिस पे देख लिया, क्या क्या, बाबर, तेराई, बांगर और खादर। इतनी चीजें हमने देख ली। अब जब हमने इतनी चीजें देख ली, हमने हिमालय पढ़ लिया, नॉर्दर्न प्लेन पढ़ लिया, तो अब हम क्या देखेंगे बच्चों, अपने पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे अब हम लोग, पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में देखेंगे। अब भाई सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पेनिनसुलर क्या होता है, कि भाई जो पेनिनसुलर टर्म आप यहाँ पे देख रहे हो ये बेसिकली होता क्या है। ठीक है बच्चों, ये बेसिकली क्या होता है, लैंड मास कवर्ड बाय
बॉर्डर बाय 3 साइड्स। ध्यान से समझिएगा कि लेट सपोज एक लैंड एरिया है जो 1, 2 और 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है, सराउंड है, कवर है, तो उस रीजन को हम क्या कहते हैं? पेनिनसुलर कहते हैं। मतलब देखिए, अगर आप इंडिया को देखो तो ये हमारा इंडिया है, इंडिया के इधर, इधर और इधर पानी है, और इस एरिया के ऊपर क्या है? लैंड। मतलब एक साइड लैंड है और 3 साइड हमारा वाटर है, तो रीजन को हम बेसिकली क्या कहते हैं? पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। और यहीं पे हमारा प्लेटू पाया जा रहा है। अब भाई प्लेटू क्या होता है? स्ट्रक्चर लाइक टेबल। अगर आप ध्यान से देखो कि ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि प्लेटू कुछ दिखता कैसा है, तो ये हमारा प्लेटू है। कहाँ गया भाई प्लेटू? कहाँ गया हमारा? ये वाला जो हमारा रीजन है, ये प्लेटू। प्लेटू कुछ ऐसा दिखता है कि वो टेबल लाइक होता है। ध्यान से देख लो ना, ये हमारा क्या है? टेबल लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं है? तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्लेटूज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटूज कहते हैं। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई? अब हम देख लेते हैं इसके बारे में कि हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है क्या। तो पेनिनसुलर प्लेटू आपने देख लिया कि जो एरिया 3 साइड से पानी से कवर है, मतलब एक साइड लैंड है, 3 साइड हमारा पानी है, तो उसे हम पेनिनसुलर कहेंगे। और प्लेटू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि टेबल लाइक स्ट्रक्चर है और कहाँ पे? इंडिया के पेनिनसुलर एरिया में पाया जा रहा है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम कुछ चीजें देख लेते हैं। इट इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। मतलब यहाँ पे बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जा रही हैं। कौन सी रॉक पाई जा रही है बच्चों? मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जा रही हैं। ध्यान से देखिएगा कि ओल्ड क्रिस्टलाइन और इग्नियस रॉक भी है और मेटामॉर्फिक रॉक्स भी हैं। ये सारी चीजें यहाँ क्यों पाई जा रही हैं, ये मैं भी आपको नेक्स्ट पॉइंट में समझाऊंगी कि इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। अब गोंडवाना लैंड क्या होता है बच्चों कि हमारी जब अर्थ न्यू फॉर्म हो रही थी, तो ऐसा माना जाता है कि हमारे जितने भी लैंड मास है, अभी आप 7 कॉन्टिनेंट्स देख रहे हो ना, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये अंटार्कटिका हो गया, तो ये सारी चीजें एक में चिपकी हुई थी। मतलब जो हमारा पूरी दुनिया का लैंड मास था वो बीच में था और चारों तरफ उसके पानी था। जैसे आप ध्यान से देखो तो एक ये लैंड और बीच से वो टूटा होता है, एक ये लैंड मास, तो जो ये हमारा लैंड मास था उसे हम क्या कहते थे? गोंडवाना लैंड कहते थे। और ऐसा माना जाता है कि गोंडवाना लैंड का जो ये वाला पोर्शन है, ये टूट कर किधर आके मिला था? ये हमारे यूरेशियन प्लेट में मिला था। मतलब हमारा इंडिया कहाँ था? पहले अफ्रीका से मिला हुआ था, अफ्रीका से लगा हुआ था, बाद में ये टूट कर ऐसे यूरेशिया में लग गया, जो प्रेजेंट डे में यहाँ दिखता है। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई कि इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। मतलब गोंडवाना लैंड जो ये था हमारा, जब ये ब्रेक हुआ था, ड्रिफ्ट हुआ था, तो ये पोर्शन टूट कर कहाँ लग गया था? यूरेशिया में। ये हमारे इंडिया का पोर्शन है और इस पोर्शन को क्या कहते हैं? हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू है, जो हमारा प्लेटू रीजन है, वो हमारा कहाँ आया था? हमारे गोंडवाना लैंड से टूटकर यूरेशिया की तरफ। ठीक है, इतनी बात बच्चों समझ में आ गई। ये बहुत पुराने समय की बात है, जब हमारा लैंड ब्रेक भी नहीं हुआ था, हम लोग थे भी नहीं, ये तब की प्रोसेस की बात हो रही है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, द प्लेटू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। अब भाई इसमें ये क्यों कहा आगे राउंडेड हिल्स? ध्यान से अगर आप देखोगे, भी आगे मैं आपको बताऊंगी जब हम कोस्टल रेंज की बात करेंगे, इसकी बात देखेंगे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। आपको मैं बता दूं इस एरिया पे क्या है? माउंटेन्स है, मतलब हिल्स हैं, और इसमें भी कुछ हमारी माउंटेन्स रेंज है, हिल्स हैं। तो वही सारी क्या कह रही है कि राउंडेड हिल्स से कवर है। मतलब कि ये ऐसा प्लेटू है, पहला चीज तो ये गोंडवाना लैंड से टूट कर आया, हमारे यूरेशियन प्लेट में लगा, यहाँ से कहीं टूटा हुआ था, आ कैसे लग गया। दूसरी चीज यहाँ पे ये क्या है? हमारे हिल से, मतलब माउंटेन से कवर है। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई। दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू। अब जैसे हमने हिमालय का डिवीजन देखा, नॉर्दर्न प्लेन का डिवीजन देखा, ठीक उसी तरीके हमारे प्लेटूज का भी डिवीजन है। कौन कौन सा? बेसिकली सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू, 2 है मेजरली इसमें। इतनी बात बच्चों जब आपको समझ में आ गई, तो अब हम इसका एक पोर्शन देख लेते हैं, सेंट्रल हाईलैंड।
प्लेटूज में आपको जनरली सिर्फ इन दोनों डिवीजन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेजरली क्वेश्चन हमारे डिवीजन से बनते हैं। प्लेटू में ऐसे बहुत ज्यादा पढ़ने वाली चीज नहीं है, बट जो हमारे डिवीजन है प्लेटूज के वो पढ़ने के लायक है। पर हाँ, इसमें कुछ 2-3 पॉइंट मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दे रही हूँ, वो आप ध्यान से देखिएगा कि ये किस से ब्रेक डाउन होकर बना था। तो गोंडवाना लैंड से, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि ये किससे कवर है, हिल से कवर है। मतलब जो हमारा प्लेटू रीजन है वो चारों तरफ से हिल से कवर है। कैसे कवर है वो अभी मैं आपको समझाऊंगी। पहला हम देख लेते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में, ठीक है बच्चों। It is lying to the north of the Narmada River, covering a major area of Malwa Plateau. अगर हम ध्यान से देखो कि ये कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो हमारी जो नर्मदा रिवर है उसके ये नॉर्थ में है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स का रीजन है। और कहाँ से बह रहा है, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो हमारी ऐसे बह रही है उसके नॉर्थ वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड। और जिसका मेजर एरिया है, मतलब ज्यादा से ज्यादा एरिया किस में कवर होता है, मालवा प्लेटू में कवर होता है। किस में कवर होता है भाई बच्चों, मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू कहीं आपका यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पे है। मतलब जिसका मेजर पोर्शन है किससे कवर हो रहा है, मालवा प्लेटू से कवर हो रहा है। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई। अब हम देखते हैं द विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। अब ध्यान से अगर आप देखो कि जो हमारा ये माउंटेन है उसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है तो इसके नॉर्थ वेस्ट में हमारा अरावली हिल्स है, अरावली माउंटेन रेंज है, ये आपने सुना होगा। और साथ में इसके जो हमारा साउथ वाला एरिया है उसमें क्या है, विंध्यन और सतपुरा जो हमारी यहाँ पे इससे घिरा हुआ है। मतलब बीच में हमारा सेंट्रल हाईलैंड है, इधर साइड हमारा अरावली, विंध्या, उसके नीचे हमारा सतपुरा है। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई। कुछ ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स में आता है। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ना, फ्लो ऑफ रिवर ड्रेन दिस रीजन नेमली चंबल, सिंध एंड बेटवा एंड केन। मतलब जो हमारी, अब भाई प्लेटू है तो ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे रिवर नहीं बहेंगी, यहाँ पे भी रिवर बहती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स की कौन कौन सी है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई। और ये आपको याद करना चाहिए कि ये किस रिवर के नॉर्थ में है। मतलब अगर हमारी नर्मदा रिवर यहाँ बह रही है तो उसके नॉर्दर्न पार्ट में जो हमारा प्लेटू रीजन उसे हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन वेस्ट बट नैरो इन ईस्ट। मतलब इंडिया के वेस्ट में, जैसे ये वेस्टर्न पोर्ट है इस हाईलैंड का, तो यहाँ पे बहुत ब्रॉड है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है, वाइड है। लेकिन जब अगर हम ईस्ट में आ जाए तो ये क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है, पतला हो रहा है, सकड़ा हो रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर नोन लोकली नोन एज द बुंदेलखंड और बागेलखंड। मतलब जो इसका ईस्टर्न पार्ट है, हमारे जो सेंट्रल हाईलैंड का ईस्टर्न पोर्शन है, उसे हम लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, बागेलखंड और हमारा बुंदेलखंड। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई। अब क्या आता है, तो छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर। अब इसी में एक जो एकदम ईस्टर्न पार्ट है हमारे सेंट्रल हाईलैंड का, आप अगर यहाँ ध्यान से देखो, इसे हम क्या कहते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू। और यहाँ पे कौन सी बेसिकली रिवर फ्लो हो रही है, हमारी दामोदर रिवर फ्लो हो रही है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। जैसे आपको ये समझने की जरूरत है कि कौन कौन सी रिवर यहाँ से बह रही है, कौन कौन सी, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। दूसरी चीज, किस रिवर के नॉर्थ में है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है। तीसरी चीज, इसका जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है वो है हमारा क्या, छोटा नागपुर प्लेटू। वहां पे कौन सी रिवर फ्लो हो रही है, दामोदर रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है। अब जब हम छोटा नागपुर प्लेटू देख लिए तो हम इसका दूसरा डिवीजन देख लेते हैं, डेक्कन प्लेटू, ठीक है। डेक्कन प्लेटू के बारे में हम देख लेते हैं। डेक्कन प्लेटू इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, एक ट्रायंगुलर लैंडमास है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो हमारा रीजन है, ये क्या है, हमारा ट्रायंगुलर लैंडमास है, मतलब ट्रायंगल के शेप में है, ठीक है। लाइज टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। हमने क्या देखा था, सेंट्रल हाईलैंड नर्मदा रिवर के नॉर्थ में था, और ठीक उसी तरीके नर्मदा रिवर के जो साउथ में है उसे हम क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेटू कहते हैं। ध्यान से समझना इस पॉइंट को कि नर्मदा रिवर हमारे प्लेटूज को, हमारे इंडियन पेनिसुलर प्लेटू को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इक्वल पार्ट्स नहीं कह सकते, 2 डिवीजन में कर रहा है, 2
पार्ट में डिवाइड कर रहा है। क्या जो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है उन्हें हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, और नर्मदा रिवर के जो साउथ में है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, हमारा डेक्कन प्लेटू कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या है, सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ व्हाइल। अब अच्छा, अगर हम सतपुरा रेंज की बात करें, आपने देखा होगा कि पिछले हमारे सेंट्रल हाईलैंड में भी जिसका सदर्न पार्ट है सतपुरा रेंज था, लेकिन अगर हम डेक्कन प्लेटू की बात करें तो इसका जो हमारा नॉर्थ बेस, अब ट्रायंगल है ये, तो ट्रायंगल का बेस क्या होता है, ये होता है ना बच्चों, तो ट्रायंगल का जो हमारा बेस है वो क्या बना रहा है, सतपुरा रेंज बना रही है। कौन सी रेंज बना रही है, सतपुरा। वाइल द महादेव, द कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फॉर्म इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। और ठीक इसी का ईस्टर्न एक्सटेंशन कौन कौन सी रेंज बना नहीं है, हमारे महादेव, कैमूर हिल्स और मैकाल रेंज। मतलब इसका जो हमारा नॉर्थ पोर्शन है डेक्कन प्लेटू का वो कौन बना रहा है, सतपुरा रेंज, और ईस्टर्न एक्सटेंशन कौन बना रहा है, महादेव, कैमूर और मैकाल रेंज। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई। अब इसका अगर हम डेक्कन प्लेटू को हायर इन द वेस्ट एंड द स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड, मतलब अब जैसे हमने उसमें देखा था कि जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड था वो क्या हो रहा था कि हमारा वेस्ट में वाइड था और ईस्ट में पतला था, नैरो था। ठीक उसी तरीके से हमारा डेक्कन प्लेटू हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड, मतलब ये जो हमारा डेक्कन प्लेटू वाला रीजन है तो जिसका वेस्टर्न पार्ट है ये हमारा हाई है, मतलब प्लेटू क्या है, टेबल लाइक स्ट्रक्चर है, तो वेस्ट में ये ज्यादा हाई है और इसमें जेंटली स्लोप आ रहे हैं ईस्ट की तरफ, मतलब बहुत नॉर्मल से स्लोप किधर की तरफ है, ईस्ट की तरफ। अब जब आपने इतना देख लिया तो इसके कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में मैं आपको बता दूं। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, लोकली नोन एज द मेघालय कर्बी अंगलोंग प्लेटू एंड नॉर्थ छाछर हिल्स। अब ये क्या है भाई, जब हमने दो डिवीजन देख लिए थे हमारे पेनिनसुलर प्लेटू के, कौन कौन सा, सेंट्रल और डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड्स थे हमारे और कौन कौन से थे, डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड हमारा कुछ यहाँ था और डेक्कन प्लेटू हमारा कुछ यहाँ है। ये जो दो चीजें हमने देख ली, तो इसी पेनिनसुलर प्लेटू में कुछ रीजन्स है हमारे, कुछ हमारे रीजन्स है जो ऑल्सो दिखते, कहाँ दिखते, नॉर्थ, हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। मतलब बच्चों कहाँ दिखते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। अगर मैं ध्यान से आपको बताऊं कि ये कहाँ दिखते हैं, मतलब इस वाले एरिया में। किस वाले एरिया में, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। इंडिया का जो हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहां पे भी हमारे पेनिनसुलर प्लेटू का कुछ रीजन दिख जाता है, जिन्हें लोकल एरिया में किस नाम से जानते हैं वो मैं बताऊं। मेघालय प्लेटू आपने सुना होगा, कर्बी अंगलोंग प्लेटू और नॉर्थ छाछर प्लेटू। इतना आपने सुनिए, वहां पे कुछ हिल्स भी लोकेटेड है। इतना आपको जब समझ में आ गया, अब लास्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। 3 प्रोमिनेंट हिल रेंज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर द गारो, द खासी एंड द जैंतिया हिल्स। अब ध्यान से समझिएगा कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू था, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटू में तो डिवाइड था, लेकिन उसके बाद भी जो हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का, मैंने आपको बताया था इंडिया का जो ये वाला एरिया है, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, यहाँ पे भी हमारे प्लेटूज कुछ पाए जाते हैं। तो वहां पे कुछ हमारी इम्पॉर्टेंट हिल्स हैं, मतलब बहुत मानी जानी है, हमारे फिजिकल फीचर्स, हमारे कल्चरल पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन सी हिल्स है हमारी, गारो, खासी और जयंता, ठीक है, या फिर जिसे हम जयंतिया भी कह देते हैं। आपको इस पूरे टॉपिक में सिर्फ इतना पढ़ने की जरूरत है कि सेंट्रल हाईलैंड हमारा कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है, कहाँ से कहाँ पे लोकेटेड है और कौन सी रिवर फ्लो हो रही है। दूसरा डेक्कन प्लेटू में आपको इसमें भी यही देखना है कि कितना एक्सटेंशन इसका है, कहाँ कहाँ लोकेटेड है। और सिर्फ बाद में आपको जो हमारा नॉर्थ ईस्ट में हमारा एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेटू का, पेनिनसुलर नहीं कहेंगे उसे हम प्लेटू कहेंगे सिर्फ, क्योंकि वो हमारा नॉर्थ ईस्ट में है। तो वहां पे हमारी जो इंपॉर्टेंट हिल्स पाई गई हैं, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट प्लेटूज के नेम है ये। बस इतनी चीज आपको इसमें देखनी है। अब जब आपने इतना पढ़ लिया, डेक्कन प्लेटू के बारे में जान लिया, तो इसी में मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ। जो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है वो हमारा किससे कवर है, हिल से कवर है। तो इसको अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे हिल से कवर है, तो ध्यान से देखिएगा। वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेटू रिस्पेक्टिवली। अब आप ध्यान से इस पॉइंट को समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कि मैंने आपको बताया था अपनी फर्स्ट ये डेक्कन प्लेटू जब पढ़ रहे थे कि ये हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो क्या कर रहा है, हिल से सराउंडेड है। इधर जैसे हमारा क्या था,
अरावली रेंज थी, सतपुरा रेंज थी, विंध्यन रेंज थी। इधर तो हमारा माउंटेन रेंज था ही, तो वो तो हमारा राउंड हो ही गया, मतलब हिल पाई गई। लेकिन जो हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट है, मतलब ये जो हमारा वेस्ट है और ये हमारा ईस्ट है, किसका? हमारे प्लेटू रीजन का, हमारे इंडिया के प्लेटू का। ये हमारा वेस्टर्न पोर्शन है, ये हमारा ईस्टर्न। तो इसमें दो हमारे हिल्स पाए जा रहे हैं, दो माउंटेन रेंज पाई जा रही। पहला क्या है? ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ये हमारा ईस्टर्न घाट है। आप ध्यान से इसको समझिएगा कि हमारे ये इस वाले रीजन को क्या कहते हैं? वेस्टर्न पार्ट कहते हैं, और इस वाले रीजन को क्या कहते हैं? ईस्टर्न घाट कहते हैं। और ये किसके अलोंग? डेक्कन प्लेटू के वेस्ट के अलोंग वेस्टर्न घाट है, और ईस्ट के अलोंग हमारा क्या है? ईस्टर्न घाट है। अब हम इन दोनों घाट के बारे में देखेंगे कि भाई बेसिकली देखें तो ये भी क्या है? हमारी माउंटेन रेंज है। जैसे हमारा हिमालय था, उसी तरीके हमारे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट भी है। ये एक तरीके की माउंटेन रेंज है जो हमारे पेनिनसुलर प्लेटू के वेस्ट और ईस्ट में रिस्पेक्टिवली लोकेटेड है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बारे में। तो हम एक एक पॉइंट कंपेयर करके पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, पहले हम देखते हैं कि वेस्टर्न घाट में क्या होता है। दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। मतलब ये क्या है? कंटिन्यूअस फॉर्म में है। जैसे हमारा जो माउंटेन एरिया है, मैंने आपको बताया था ना कि कुछ जगह पे हमारे माउंटेन्स ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में, वो कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, अगर हमें जैसे ये हमारा क्या है? वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट के अगर इस साइड आना है इधर से, तो हम जो हमारे बीच में पासेस बने हैं उसी से आ सकते हैं। ये माउंटेन रेंज कहीं पे ब्रेक नहीं है, ये क्या है? हमारा कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है। फिर हम देखते हैं दे आर हायर देन ईस्टर्न घाट। मतलब जो हमारा ईस्टर्न घाट है उससे ये हाई है, इससे इसका एलिवेशन भी हाई है, एल्टीट्यूड भी हाई है। फिर क्या है? देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर। कितना है बच्चों? 900 to 1600 हम इसका क्या है? एवरेज एलिवेशन है। ठीक है, स्ट्रेच फ्रॉम द तापी रिवर टू द नीलगिरी इन द साउथ। मतलब इसमें क्या है? कहाँ से स्ट्रेच हुआ है? तापी रिवर से लेके नीलगिरी जो हमारी हिल है साउथ में, वहां तक एक्सटेंड हुआ है। अब ये कैसे है मैं बता दूं कि नीलगिरी हिल्स हमारा कुछ यहाँ पे पाया जाता है, कुछ यहाँ पे लोकेटेड है। तो वेस्टर्न घाट हमारा तापी रिवर से लेके नीलगिरी हिल्स तक लोकेटेड है। वेस्टर्न घाट कॉज ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन यहाँ पे किस टाइप की रेन होती है? ओरोग्राफिक रेन होती है। अभी मैं बहुत डिटेल में आपको रेन के बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत यहाँ पे खिचड़ी हो जाएगी कहें तो। रेन भी हमारी 2-3 टाइप की होती है, तो उसमें एक हमारी ओरोग्राफिक रेन होती है। तो हमारे वेस्टर्न घाट में किस तरीके की रेन होती है? ओरोग्राफिक रेन होती है। द हाइट इज प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मतलब जो इस हमारे वेस्टर्न घाट की हाइट है नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, कहाँ से बढ़ रही है? नॉर्थ से। जब हम ऊपर से नीचे साउथ की तरफ आ रहे हैं तो इसकी हाइट बढ़ रही है। द हाईएस्ट पीक इज अनाईमुडी। अनाईमुडी, ठीक है, अनाईमुडी, ये ध्यान से समझिएगा। किसकी? जो हमारी हाईएस्ट माउंटेन पीक है किसकी? हमारी वेस्टर्न घाट की। वो क्या है? अनाईमुडी, जिसकी टोटल एलिवेशन, टोटल हाइट, एल्टीट्यूड कितना है? 2695। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली एग्जामिनर पूछता है कि वेस्टर्न घाट की हमारी हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुडी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जब हमने वेस्टर्न घाट देखी, अब इसी तरीके हम ईस्टर्न घाट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड irregular and dissected by river draining into the Bay of Bengal। अब क्या हो रहा है? जैसे हमारा वेस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूअस था, तो जो हमारा ईस्टर्न घाट है वो डिसकंटिन्यूअस है। मतलब कहें तो कि बीच बीच में ये ब्रेक हुआ है, जैसे कुछ दूर है, फिर कुछ दूर नहीं है, फिर कुछ दूर है, ऐसे है। और यहाँ बीच से क्या हो रहा है? रिवर फ्लो हो रही है। रिवर कहाँ जा रही है? बे ऑफ बंगाल में जा रही है हमारी। तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, इरेगुलर है। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं। देयर एवरेज एलिवेशन इज 600 मीटर। अब जैसे वेस्टर्न घाट का बहुत ज्यादा था ना, मैंने आपको बताया ईस्टर्न घाट से ज्यादा हाई है, इसका क्या था? 900 से 1600, लेकिन ईस्टर्न घाट का सिर्फ 600 मीटर। मतलब जिसका एवरेज एलिवेशन है, हाईएस्ट कह सकते हैं, तो कितना? लगभग 600 मीटर है। फिर आता है ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी हिल्स। अब आप एक चीज यहाँ पे कॉमन देखो कि साउथ में दोनों नीलगिरी हिल्स पे आके मिल रहे हैं। मतलब दोनों का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो नीलगिरी हिल है। और कहाँ से स्ट्रेच हो रहा है हमारा ईस्टर्न घाट? महानदी वैली से कहाँ तक? नीलगिरी हिल्स तक।
फिर आता है महेंद्रगिरी, जिसकी हमारी एलिवेशन क्या है 1501 मीटर इज द हाईएस्ट पीक। मतलब इस ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है हमारी महेंद्रगिरी है, जिसका एलिवेशन कितना है 1501 मीटर। सेवरॉय हिल्स एंड जावेरी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ दिस घाट। मतलब इस घाट के साउथ ईस्ट पोर्शन में क्या लोकेटेड है हमारी ये सेवरॉय हिल और जावड़ी हिल। ठीक है, इतना बच्चों का समझ में आ गया। तो मैं आपको इसकी एक इम्पोर्टेंट चीज बता देती हूँ कि ये दोनों माउंटेन रेंज जो है हमारे कौन सा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों माउंटेन रेंज यहाँ से यहाँ पे एक्सटेंड होकर यहाँ पे आके कहीं मिलते हैं। तो ये जो रीजन है इसे हम नीलगिरी हिल्स कहते हैं। मतलब दोनों हमारे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आके कहाँ पे मिल रहे हैं नीलगिरी हिल्स पे। दोनों का सदर्न पार्ट क्या है नीलगिरी हिल है। ये चीज बात आप लोगों ने समझ ली। इसमें आपको क्या पढ़ने की नीड है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की दोनों हाईएस्ट पीक कौन सी है और इनका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है। इतना जब आपने देख लिया तो अब हम इसके बाद अपने डेजर्ट के बारे में देख लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हिमालयस के बारे में पढ़ लिया, प्लेन्स के बारे में पढ़ लिया, प्लेटूज के बारे में पढ़ लिया, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट हमने देख लिया। अब हम अपने इंडिया के डेजर्ट के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे बच्चों, डेजर्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो हमारे इंडिया में डेजर्ट पाए जा रहे हैं जिन्हें हम हिंदी में मरुस्थल या फिर रेगिस्तान कहते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, इंडियन डेजर्ट लाइज वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। अब अगर अरावली हिल्स की बात करें तो अरावली हिल्स कुछ यहाँ पे था, नहीं दिख रहा है इस कलर से, एक मिनट। अरावली हिल्स कुछ यहाँ कहीं था, तो उस अरावली हिल्स की जो हमारा वेस्टर्न मार्जिन है, अरावली हिल्स का जो हमारा वेस्टर्न पोर्शन है वहां पे हमारा ये क्या है हमारा डेजर्ट इंडिया डेजर्ट लोकेटेड है। कहाँ पे अरावली हिल्स के वेस्ट में। इट इज एन अडल्टिंग वेवी सैंडी प्लेन कवर्ड विद द ड्यून्स। अब ये क्या है भाई, ध्यान से देखिएगा कि ये क्या है ना कि यहाँ पे एक सैंडी प्लेन तो बनता है। आप सभी जानते हो डेजर्ट में क्या होगा, रेतीली चीजें होंगी, सैंड्स होंगे, वेवी लाइक स्ट्रक्चर। अगर आप ध्यान से देखो सैंड में क्या होता है, वेवी लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों काइंड ऑफ वेव है ना। तो हमारा क्या हो रहा है डेजर्ट में, वेवी लाइक स्ट्रक्चर है। किससे कवर है, सैंड से कवर है विद द ड्यून्स। अब ड्यून्स क्या होते हैं अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। इतनी बात समझ में आ गई। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर mm पर ईयर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि बहुत ही ज्यादा कम बारिश हो रही। ये सभी आप जानते हो कि रेगिस्तान में हमारे डेजर्ट एरिया में बहुत ही कम बारिश होती है। आप ध्यान से देखो ये राजस्थान में, पर पूरे राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में रेनफॉल होती है पर राजस्थान का जो हमारा डेजर्ट वाला एरिया वहां पे बहुत कम रेनफॉल होती है। इतनी बात समझ में आ गई। इट हैज एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर। मतलब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, एरिड क्लाइमेट है। अगर हम यहाँ पे कहें कि अगर यहाँ पे बारिश सही से नहीं हो रही है, बारिश सही से नहीं हो रही, चारों तरफ रेतीली चीज, यहाँ पे वेजिटेशन भी नहीं होगा ना, वेजिटेशन भी बहुत कम होगा, पेड़ पौधे भी बहुत ज्यादा उग नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भाई पानी की सप्लाई अच्छी नहीं है, बारिश अच्छी नहीं है, इतनी ज्यादा धूप है। ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब क्या, रिवर स्ट्रीम अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, सून आफ्टर दे डिसअपीयर इनटू सैंड। अब ये क्या हो रहा है, मान लो कि रेनी सीजन आता है तो थोड़ी बहुत तो बारिश होती होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि पूरी तरीके से बारिश नहीं होती। तो जब हमारे इसमें डेजर्ट एरिया में बारिश होती है तब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो हमारी रिवर्स है वो हमें दिखती हैं। मतलब रेनी सीजन में जब बारिश हो रही तो हमें रिवर्स दिखेंगी, लेकिन जैसे ही बारिश चली जाती है, पानी नहीं बरसता है, तब क्या होता है वो रिवर सैंड में मतलब लुप्त हो जाती है, तो हमें दिखना बंद हो जाती है। फिर क्या, लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। अब अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है, पूरे इस डेजर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। क्यों, क्योंकि भाई देखो वहां पे रिवर ज्यादा फ्लो नहीं होती, वहां पे बारिश ज्यादा नहीं होती। और इतने बड़े में एक एक्सेप्शन केस है कि जो हमारी लूनी रिवर है वो एक ऐसी रिवर है जो पूरे डेजर्ट एरिया की, हमारे इंडिया डेजर्ट की लार्जेस्ट रिवर है। तो ये एग्जामिनर जरूर पूछता है कि डेजर्ट एरिया में कौन सी रिवर लार्जेस्ट है, कौन सी रिवर फ्लो हो रही, लूनी रिवर। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है हमारा बारखंस और क्या आता है, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। अब मैं आपको ड्यून्स की बात करूं, मैंने कहा था ये बताऊंगी। ड्यून्स क्या है भाई, एक हमारा डेजर्ट का स्ट्रक्चर है, कहें तो लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर है। तो उसमें हमारे दो बेसिकली आते हैं, एक आता है बारखंड क्रिसेंट शेप ड्यून्स। अब ये क्या हो रहा है ये भी हम देखेंगे।
और हम लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स भी देखेंगे, ठीक है। अगर हम ये देखें, बारखंस हमारे क्या होते हैं, कुछ क्रीसेंट टाइप, मतलब हमारी ऐसे हमारा जो एक एरिया बन जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, हम बारखंस कहते हैं। मतलब जो डेजर्ट में इस तरीके का एरिया बन रहा है। अब देखो हवा चल रही है, हवा चल रही है तो यहाँ पे इतनी दूर की हवा, मतलब मिट्टी कमजोर होगी, मान लो ये सही से पैक्ड नहीं होगी, हल्की होगी, तो उसको उड़ा के उसने हटा दिया, यहाँ पे वो नहीं हटा पाया, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, बारखंस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बारखंस कहते हैं। और ठीक इस तरीके जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होते हैं, ये आप देख लो, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स क्या होते हैं, जो ऐसे देखो आप रेगिस्तान में आपने देखा होगा ना, वेवी राइट स्ट्रक्चर, ये भी बन रहे हैं पर ऐसे बन रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हो गए। अब ये दो इसलिए क्योंकि यही बेसिकली हमारे डेजर्ट में लैंडफॉर्म पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर देखिए बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री, ये सबसे ज्यादा बेसिकली कहाँ पाया जा रहा है, हमारे इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पाया जा रहा है। बच्चों डेजर्ट में आपको बहुत सी चीजें, मतलब बहुत ज्यादा कुछ इसमें है नहीं पढ़ने को, क्योंकि बहुत ज्यादा ये है नहीं, छोटा सा हमारे इंडिया में पाया जाता है, तो इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है, पर हाँ कुछ मेजर चीजें हैं। पहला कि इसका एक्सटेंशन कहाँ है, अरावली हिल्स के वेस्ट में है। दूसरा कि ये भाई कैसा क्लाइमेट रख रहा है, एरिड क्लाइमेट रख रहा है। तीसरी चीज इसमें ये कि यहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो हो रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सी, लूनी रिवर हमारी, और जो दो हमारे यहाँ पे एक ड्यून्स दिख रहे हैं फिजिकल अपीयरेंस है, बारखंस और लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, ये आपको पता होने चाहिए। अब हमने डेजर्ट के बारे में देख लिया, तो अब मैं आपको कोस्टल प्लेन्स के बारे में बताती हूँ, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स के बारे में बताती हूँ कि कोस्टल, आपने अभी प्लेन्स देखा था, नॉर्दर्न प्लेन्स, अब हम कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। द पेनिनसुलर प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाय द स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। अगर आप ध्यान से देखो कि जो हमारा क्या है पेनिनसुलर प्लेटू था, पेनिनसुलर प्लेटू कुछ हमारा ऐसे था, पेनिनसुलर प्लेटू ऐसा था, और पेनिनसुलर प्लेटू के जस्ट बाद हमारे क्या था, वेस्टर्न घाट था और ईस्टर्न घाट था। ऐसे हमारा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट था। अब इस वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बाद जो हमारा एरिया आता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन। तो एक हमारा क्या है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, एक हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब दो ही है हमारे, कौन कौन से, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ध्यान से मैं फिर ये आपको समझा दे रही हूँ कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू था, उसके बाद हमारा क्या था, वेस्टर्न घाट था और ईस्टर्न घाट था ये हमारा। उस वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बाद में जो हमारा एरिया है इंडिया का, जो हमारे ओशियन से लगा हुआ, यानी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से, उसे हम क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन कहते हैं। दो हैं, कौन कौन से, वेस्ट साइड में जो है वो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, जो हमारा ईस्ट साइड में है उसे हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। जब हमने इतना देख लिया बच्चों, तो हम आइए देख लेते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात कर लेते हैं, ठीक है। इट इज नैरो प्लेन सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। यही चीज मैंने अभी आपको बताई कि क्या हो रहा है यहाँ पे बच्चों, कि जो हमारा ये वेस्टर्न घाट है उसके अलोंग जो हमारा अरेबियन सी हमारी यहाँ पे है, तो इस अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच का जो हमारा ये लैंड एरिया है, इसी को हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें 3 सेक्शन है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, तो इसमें 3 सेक्शन डिवाइड है। कौन कौन सा, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, ठीक है, ये 3 है। अब कोंकण कहाँ से स्ट्रेच हुआ है, मुंबई से गोवा तक। कन्नड़ कहाँ से है, कर्नाटक में है। और मालाबार कोस्ट हमारा केरला में है। अगर आप ध्यान से देखो कि जो हमारा क्या कहते हैं, ये जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, सबसे पहले इसमें कोंकण आता है, तो कोंकण हमारे यहाँ कहीं मुंबई से गोवा तक है। उसके बाद हमारा क्या है, कन्नड़ है, कन्नड़ हमारा यहाँ कहीं कर्नाटक के पास है। फिर हमारा ये मालबर कोस्ट जो है हमारा केरला में। मतलब इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करा गया है। कौन कौन सा, पहला हमारा मुंबई से गोवा के अराउंड में, मतलब यहाँ से यहाँ वाला पार्ट हमारा क्या है, हमारा कोंकण है। फिर हमारा कन्नड़ आ जाता है, ये कर्नाटक वाला रीजन। फिर हमारा ये मालबर आ जाता है। मतलब इस रीजन को हम क्या कहते हैं, कोंकण कहते हैं। फिर हम
हमारा ये कर्नाटक में कन्नड़ आ जाता है और केरला में हमारा मालवर आ जाता है। ये 3 हमारे सेक्शन है कोस्टल प्लेन के। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में देखते हैं। दिस प्लेन्स इज अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। अब वाइड एंड लेवल हमने क्यों बोला ये मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था ईस्टर्न हमारा जो घाट है वो कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ से हमारी रिवर बह के आ रही है। तो यहाँ पे जो हमारा कोस्टल प्लेन है कि वो रिवर्स क्या करती है ना कि इस कोस्टल प्लेन को भाई वाइड कर देती हैं। अब रिवर बह रही है तो वो एरिया भी तो वाइड होगा ना। जनरली देखो रिवर कहाँ फ्लो होती है, वाइड एरिया में, और वो एरिया वाइड भी रिवर की वजह से होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ, बे ऑफ बंगाल और हमारे ईस्टर्न घाट के बीच में। दूसरा इसमें 2 हमारे सेक्शन है, जैसे हमारे वेस्टर्न में 3 थे, इसमें 2 है, नॉर्दर्न सिरकार और कोरोमंडल कोस्ट। ये हमारा नॉर्दर्न कोस्ट और इसमें 2 ही है। जैसे एक हमारा ये है नॉर्दर्न कोस्ट, ये हमारा कोरोमंडल कोस्ट, इसमें 2 हमारे पोर्शन है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें ये आप देख लो, रिवर्स सच एज द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। मतलब डेल्टा लाइक स्ट्रक्चर बना नहीं, कहा ईस्टर्न कोस्ट पे हमारी कुछ रिवर जो बहती है, मैंने आपको बताया ना कि ये कॉन्टिन्यूसली यहाँ से रिवर बह के आ रही है। कुछ रिवर के नाम मैंने बताया, तो वो यहाँ पे क्या करती है, डेल्टा लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। कहाँ, हमारे ईस्टर्न कोस्ट में। ये हमने कोस्टल प्लेन्स के बारे में देख लिया। जब हमने इतना देख लिया तो अब हम इंडिया के आइलैंड्स के बारे में देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं बच्चों, आइलैंड्स के बारे में देख लेते हैं। इंडिया में मेनली बात करें तो 2 आइलैंड्स हैं। क्या है भाई, 2 आइलैंड्स हैं। इंडिया हैज अ वास्ट मेनलैंड बिसाइड दिस। अब लैंड मास तो इंडिया के पास है, लेकिन उसके भी बियॉन्ड जाए, देखो लैंड मास को अगर हम छोड़ दें, ये इंडिया का जो लैंड मास है, लैंड मास में जो फिजिकल फीचर्स है उसको अगर हम साइड रखते हैं, उसके बाद भी इंडिया के पास 2 क्या है, आइलैंड्स है। कौन कौन सा, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप आइलैंड हमारा अरेबियन सी में लोकेटेड है और अंडमान एंड निकोबार कहाँ पे लोकेटेड है, हमारा बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। ये आपका लक्षद्वीप है, ये आपका क्या है, अंडमान एंड निकोबार है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों कि हमारे इंडिया के पास कौन से 2 आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप हमारा अरेबियन सी में यानी वेस्ट की तरफ है और हमारा अंडमान एंड निकोबार कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में ईस्ट की तरफ है। इतनी बात जब आपको बच्चों समझ में आ गई तो मैं लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। इट इज लाइंग क्लोज टू द मलबार कोस्ट ऑफ केरला। मतलब जो हमारा केरला है, नीचे वाला पोर्शन है, मालाबार कोस्ट आपने अभी पढ़ा उसमें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में, तो उसके क्लोजली है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो केरला हमारा यहाँ कहीं है, यही तो हमारा मालाबार कोस्ट है, तो उसके पास में है। ठीक है बच्चों, इतना आपने देख लिया। ये यहाँ पे है ना, वो तो उसका जूम आउट करके उसमें दिखाया गया, लेकिन ये क्या है यहाँ पे उसके पास एकदम हमारे केरला यानी मालाबार कोस्ट के करीब है। उसके बाद अगर आप देखो कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं, अभी मैं कोरल के बारे में आपको फैक्ट्स में बताऊंगी। बेसिकली आप इतना ध्यान रखो कि ये हमारा आइलैंड किससे फॉर्म हुआ है, कोरल आइलैंड से। कोरल से फॉर्म, कोरल काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उससे हमारा फॉर्म हुआ है क्या, लक्षद्वीप आइलैंड। अर्लियर दे वर नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकॉय, एमिनेटेड बिफोर 1973। मतलब 1973 के पहले क्या था, इसका नाम लक्षद्वीप नहीं था। मतलब 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप पड़ा था। उससे पहले लोग उसे लैकाद्वीप कहते थे, मिनिकॉय कहते थे, एमेंडाइव कहते थे, ये सब कहते थे। लेकिन 1973 में क्या हुआ, इसका कहे तो नामीकरण हुआ। क्या हुआ भाई, लक्षद्वीप आइलैंड हुआ। इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये बच्चों एरिया है, ठीक है, एरिया है। इस एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। क्या है भाई इसका एरिया, कितना रीजन कवर कर रहा है, 32 स्क्वायर किलोमीटर। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप इज कारावरती। मतलब जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है उसका क्या नाम है, कारावरती। ठीक है, अब जैसे हम अगर इंडिया की बात करें, इंडिया का क्या है, दिल्ली को हम कैपिटल मानते हैं ना, ठीक उसी तरीके अगर क्या है उसका जो लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव काम, हमारा हेडक्वार्टर कहाँ है लक्षद्वीप का, कारावरती। कहाँ पे लोकेटेड होगा भाई, जाहिर सी बात है लक्षद्वीप में लोकेटेड होगा। ठीक है, अब अंडमान एंड निकोबार की हम बात कर लेते हैं। इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड एंड बे ऑफ बंगाल। अब ये कहाँ पाया जा रहा है, हमारा बे ऑफ बंगाल में पाया जा रहा है, इलोंगेटेड फॉर्म में। ठीक है, इतना जब हमने देख लिया, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिस आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। अब इस आइलैंड्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक है हमारा अंडमान और एक है हमारा निकोबार।
जैसे कि ये हमारा आइलैंड है, तो इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है उसे हम अंडमान कहते हैं और सदर्न पार्ट को हम निकोबार कहते हैं। इसके दो ही क्लासिफिकेशन है, बहुत इसमें कुछ है नहीं पढ़ने वाला, बस इतना कि दो क्लासिफिकेशन है। नॉर्थ वाले को हम अंडमान कहते हैं, साउथ वाले को हम निकोबार कहते हैं। ठीक है, इस तरीके इट इज बिलीव दैट दीस आइलैंड एरिया एंड एलिवेशन पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। अब इसमें ये माना जाता है, देखो बच्चों, आइलैंड्स की अगर हम बात करें तो आप आइलैंड्स जानते हो कि चारों तरफ से पानी से जो लैंड मास घिरा उसे हम आइलैंड्स कहते हैं। लेकिन अंडमान एंड निकोबार के केस में ये है कि ये ऐसा माना जाता है जैसे कि आपने हिमालय माउंटेन पढ़ा, हिमालय माउंटेन क्या है, हमारे इंडिया पे लोकेटेड है, लैंड पर लोकेटेड है। ठीक इसी तरीके जो हमारा ओशियन वाला एरिया, लेट्स सपोज कि पूरा हमारा ओशियन है, अगर और मैं आपको समझाती हूँ कि ये जो हमारा रीजन है, मान लो ये क्या है, हमारा ओशियन है, ठीक है बच्चों, और ये हमारा क्या है, लैंड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, लैंड, और वो हमारा क्या है, ओशियन। अगर हम माउंटेन की बात करें तो ये लैंड के ऊपर रहेगा तो हमें दिखेगा, मतलब हमें वर्चुअली दिख रहा है। लेकिन अगर हम ओशियन के अंदर भी तो माउंटेन हो सकते हैं, ओशियन के अंदर अगर माउंटेन है वो तो हमें नीचे दिख नहीं रहा है, सिर्फ उनका हमें टॉप वाला पार्ट दिखता है। अगर हमें सिर्फ इतना ही पार्ट दिखा तो हम क्या कहेंगे, ये एक आइलैंड है कि नहीं है। मतलब हम ऐसा मानते हैं कि अंडमान निकोबार क्या है, एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स, मतलब पानी में डूबा हुआ एक माउंटेन है जिसका हमें एकदम अपर मोस्ट पार्ट दिख रहा है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, अंडमान एंड निकोबार। These islands lies close to equator and experience equatorial climate and has thick फॉरेस्ट कवर। अब ये क्या है भाई कि ये बेसिकली जो हमारा आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार, वो हमारे इक्वेटर से बहुत ही करीब है। अगर आप ये अर्थ देखो, इक्वेटर हमारा ये 0 डिग्री, तो उसके करीब हमारा क्या है, अंडमान एंड निकोबार। क्या है, इंडिया हमारा यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे कहीं हमारा क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हमारा अंडमान एंड निकोबार इक्वेटोरियल क्लाइमेट फील करता है। मतलब देखो इक्वेटोरियल रीजन के आसपास है, तो क्या होगा, वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट को फील करेगा कि नहीं, एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ही फॉरेस्ट कवर है। जैसे हमने देखा था कि कहीं पे फॉरेस्ट होते हैं, कहीं पे डेंस फॉरेस्ट होते हैं, कहीं पे नॉर्मल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट कवर, थिक फॉरेस्ट कवर है, मतलब एकदम घने जंगल पाए जा रहे हैं। कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार में। जब हमने बच्चों इतना देख लिया, लक्षद्वीप देख लिया, आइलैंड्स देख लिए, क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में हमने, देखो हिमालय के बारे में पढ़ा, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़े, हमारे जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो देखे, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट हमने देख लिया, फिर हमने हमारा कोस्टल प्लेन देख लिया, कौन कौन से, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, फिर हमने अपने आइलैंड्स के बारे में देख लिया। तो इस चैप्टर में थोड़ा सा मैं आपको कंक्लूजन बता दे रही हूँ कि बेसिकली जो हमारे इंडिया की फिजियोग्राफी इतनी डाइवर्स है तो क्या क्या रोल प्ले करे ये बता देती हूँ। इट इज क्लियर दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट्स द अदर एंड मेक्स अ कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेस। मतलब देखो हमारे इंडिया के पास सारे फिजिकल फीचर्स हैं, आप क्या कहोगे, माउंटेन्स की बात करोगे, हिमालय माउंटेन्स हो गए, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट्स हो गए, आप प्लेन्स की बात करोगे, हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, कोस्टल प्लेन है, और हमारा कोस्टल प्लेन में 2 है, वेस्टर्न और ईस्टर्न है। फिर आप किसकी बात करोगे, प्लेटू की बात करोगे, पेनिनसुलर प्लेटू है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में प्लेटूज पाए जा रहे हैं। आप आइलैंड्स की बात करोगे, हमारे इंडिया में आइलैंड्स भी पाए जा रहे हैं। तो जब हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी है तो उन हर डाइवर्सिटी, हमारे पास माउंटेन के भी रिसोर्सेस है, प्लेन्स में जो रिसोर्सेस पाए जा रहे हैं वो भी है, प्लेटूज में जो रिसोर्सेस पाए जा रहे हैं वो भी, तो एक ये रिच रिसोर्सेस दे रहा है कि नहीं हमें। जो हमारा इंडिया उसकी डाइवर्सिटी की वजह से हमारे पास रिसोर्सेस का भी बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, हमारे पास कवर है। ओके बच्चों, द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। अब हम बारी बारी अपने जितने भी फिजिकल फीचर्स उनकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि जो हमारा माउंटेन्स है भाई वो क्या कर रहा है, मेजर सोर्स ऑफ वाटर। भाई ऑलमोस्ट सभी रिवर कहाँ से निकल रही है, जो पेरेनियल है, मतलब कि थ्रू आउट द ईयर बह रही है, सब माउंटेन से निकल रही है, हमारे हिमालय से निकल रही है। तो हमारे पास वाटर की सप्लाई अच्छी है कि नहीं है, आपको पता नहीं होगा, मैं बता देती हूँ। हमारे इंडिया को कंट्री ऑफ रिवर भी कहा जाता है, मतलब कि नदियों का देश भी कहा जाता है। ठीक है, तो माउंटेन्स क्या कर रहे हैं, इतना सारा पानी का सोर्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं और फॉरेस्ट वेल्थ दे रहे हैं। मतलब पहाड़ में फॉरेस्ट भी तो है, तो फॉरेस्ट अपने आप में बहुत बड़ी हमारा रिसोर्स है। फॉरेस्ट में ऐसी बहुत सी चीजें जो पाई जाती हैं हमें शायद पता भी ना हो। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम
वहां पे जाके एक्सप्लोर करेंगे, हमें और चीजें पता चलेंगी। फिर हम प्लेन्स की बात करें, प्लेन्स आर द ग्रेनीज ऑफ द कंट्री, दे प्रोवाइड द बेस ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन। अगर प्लेन्स की मैं बात करूँ तो आपने देखा ना वहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है, एल्यूवल सॉइल पाई जा रही है, एग्रीकल्चर हो रहा है, तो वो क्या होगा, हरियाली होगी, वहां पे ग्रीनरी होगी, वही इसमें बताया गया। और दूसरी चीज यहाँ पे सिविलाइजेशन को बहुत रोल प्ले है भाई। कैसे, देखो सिविलाइजेशन कहाँ पे होंगे, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि सिविलाइजेशन क्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल रह रहे थे, उनके अपने आर्ट फॉर्म, आर्किटेक्चर, ये सारी चीजें वो बेसिकली कहाँ होंगी, जहाँ पे उन्हें सारी फैसिलिटीज मिलेंगी भाई, जहाँ पे उन्हें अच्छा खाना, फूड सप्लाई अच्छी मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा मिलेगा, रिवर रहेगी, सारी चीजें, रिसोर्सेस रहेंगे, तो भाई इसीलिए प्लेन्स में रहते हैं। तो वो सिविलाइजेशन का भाई ओरिजिन मेनली कहाँ होता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में होता है, जो हुआ है भाई। जैसे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है कहाँ पे हुआ है, हमारे प्लेन रीजन में हुआ है, ठीक है। फिर क्या है, द प्लेटू इज a storehouse of minerals which has played a crucial role in the industrialization of the country। मतलब देखो प्लेटू में क्या पाया जा रहा है बच्चों, मिनरल्स बहुत पाया जा रहे हैं। हमारे जो इंडिया के मेजरली हमारे मिनरल्स हैं वो हमारे प्लेटू रीजन में पाया जा रहा है, और ये हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। कैसे प्रमोट कर भाई, इंडस्ट्री लगाएंगे, इंडस्ट्री हम किस चीज की लगाएंगे, मिनरल्स की लगाएंगे। हमें कोई नया इक्विपमेंट बनाना होगा तो हमें उसमें मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी, तो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत रोल प्ले कर रहा है कौन, हमारा प्लेटू। फिर आते हैं कोस्टल रीजन और आइलैंड्स की बात करें, ग्रुप प्रोवाइड साइट्स ऑफ फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज। अब देखो जो हमारा कोस्टल रीजन है, हमारे आइलैंड्स है, कोस्टल रीजन में हमारे ओशियन से टच है, हमारे आइलैंड तो ओशियन पे है ही, मतलब बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, फिशिंग के लिए मतलब मछली पालन के लिए बहुत ही ज्यादा हमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है, क्योंकि इतने लार्ज एरिया में हमारे पास देखो ओशियन कवर है, मतलब बाउंड्री है, तो फिशिंग के लिए हमारे पास बहुत बड़ा एरिया है। दूसरा पोर्ट एक्टिविटीज, जैसे पोर्ट एक्टिविटीज में आप कह दो माइग्रेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, और आपको तो जैसे ट्रेड हो रहा है, कॉमर्स हो रहा है, तो इस फील्ड में भी हमारा क्या पोर्ट एक्टिविटीज में हमारे कोस्टल रीजन और आइलैंड्स बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। अब एक पॉइंट है, डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट। अब जब इतने सारे रिसोर्सेस हमारे पास हैं, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेटूस है, कोस्टल आइलैंड्स है, आइलैंड्स है, कोस्टल रीजन्स है हमारे पास, प्लेन्स है, तो अब इसमें क्या हो रहा है ना, हमारे पास इतनी सारी जब खूबी है, इतने सारे हमारे पास फीचर्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई अगर इतनी सारी रिसोर्सेज को हम सही से यूज करेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन हमारे इंडिया की बहुत अच्छी होने वाली है। बस हमें समझना है कि हमें किस तरीके से इन सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, एक अच्छी प्लानिंग के साथ करना है, तब जाकर हम अपने फ्यूचर जनरेशन को एक अच्छा फ्यूचर और एक अच्छी लाइफ दे पाएंगे, जो हमारे फ्यूचर डेवलपमेंट में बहुत ही इमेंस रोल प्ले करेगी। इतनी बात बच्चों को समझ में आ गई। इस चैप्टर में आपने सारी चीजें देख ली कि इंडिया में बेसिकली क्या क्या चीजें हैं। आप आंख बंद करोगे आपको दिख जाएगा कि इंडिया के नॉर्थ में हिमालय है, फिर नॉर्दर्न प्लेन है, फिर हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है, डेजर्ट को आपने देख लिया, कोस्टल प्लेन और देख लिया, वेस्टर्न और ईस्टर्न प्लेन्स हो गया, उसमें हमारे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स देख लिए, आपने आइलैंड्स के बारे में देख लिया। तो बेसिकली आपको इंडिया के बारे में सब कुछ पता लग गया है। अब जब आपने इतना देख लिया तो इस चैप्टर में मैंने बताया ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। चलो तो मैं आपको बारी बारी देखिए, मजूली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। देखो ये आपका क्या है, मजूली है। अब ये क्या है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था जब मैं आपको ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ा रही थी, पेज के बारे में, वहां पे एक रिवराइन आइलैंड था। रिवराइन आइलैंड मैंने आपको क्या बताया कि एक रिवर अगर बह रही है और उसके बीच में एक लैंड मास है, तो वहां उसी लैंड मास को हम क्या कहते हैं, रिवराइन आइलैंड। मतलब दो रिवर के, एक रिवर के बीच में क्या हो रहा है, एक लैंड मास उभर के निकल के आया है या फिर है, तो उसे हम रिवराइन आइलैंड कहते हैं। तो हमारा जो मजूली रिवराइन आइलैंड है वो ब्रह्मपुत्र रिवर में है। कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र रिवर। जो आप ये देखो, ये ब्रह्मपुत्र रिवर, उसी के बीच में हमारा ये मजूली आइलैंड है। वो क्या है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है, इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड। मतलब कि हमारी पूरी दुनिया में जो इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड सबसे बड़ा जो है, लार्जेस्ट है, वो कौन सा है, हमारा मजूली। किस रिवर में है, ब्रह्मपुत्र रिवर में। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, दोआब इज मेड ऑफ टू वर्ड। दोआब मैंने आपको बताया ना, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता दे रही हूँ क्या,
दो मीनिंग टू एंड अब मीनिंग वाटर, मतलब दो का मतलब क्या है, दो, टू, और अब ए बी मतलब जो है अब का मतलब क्या है, वाटर। अब दोआब क्या है, दो रिवर। अभी आपने रिवराइन देखा, वो एक रिवर के बीच में आइलैंड था, लेकिन अब क्या हो रहा है, दो अलग अलग रिवर फ्लो हो रही है। मान लो ऐसे आई, दो अलग अलग रिवर फ्लो हो रही है, उसके बीच में जो हमारा लैंड एरिया, उसी को हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं, दोआब। देखो जैसे ये दो रिवर अलग अलग जा रही है, तो वो उसके बीच का जो लैंड एरिया, उसी को हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। ठीक उसी तरीके से पंजाब के ऑल्सो मेड ऑफ टू वर्ड्स, पंज मीनिंग फाइव एंड अब मीन्स वाटर। मतलब पंजाब का मतलब क्या होता है, पांच रिवर जहां पे बहती है उसे हम पंजाब कहते हैं। ठीक उसी तरीके भाई क्या दोआब है हमारा, कि दो रिवर के बीच की जो जगह है उसे हम दोआब कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। अब चिल्का लेक जो है हमारे इंडिया की क्या है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। मतलब जिस वाटर में सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है उसे हम सॉल्ट वाटर लेक कहते हैं। तो हमारे इंडिया की जो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है वो कौन सी है, चिल्का लेक है। कौन सी लेक है हमारी, चिल्का लेक है। और किस स्टेट में लोकेटेड है, उड़ीसा। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके एनसीईआरटी की बुक्स के में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, एज अ फैक्ट्स दिए हुए हैं, और इससे एग्जामिनर क्वेश्चन बहुत बताते हैं। क्योंकि बच्चे ने पूरे चैप्टर्स तो पढ़े होते हैं, पर वो जो बॉक्स में हमारे की पॉइंट्स होते हैं वो बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन हमारा एग्जामिनर क्या करता है, इन्हीं से पॉइंट्स बनाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैं आपको बता, जैसे पूछ लेगा आपसे चिल्का रिवर कहाँ लोकेटेड है, उड़ीसा में लोकेटेड है। भाई इंडिया की सॉल्ट वाटर लेक हमारी कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक चिल्का लेक। अब लास्ट में इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब एक्टिव वोल्केनो क्या होता है, सबसे पहले ये जान लो, ऐसा वोल्केनो जो अभी भी इरप्ट हो रहा है, मतलब अभी भी उसमें वोल्केनिक सब्सटेंस, वोल्केनिक पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं। वोल्केनिसिटी अभी भी उस वोल्केनो में हो रही। देखो कुछ वोल्केनो ऐसे हैं जो एक बार उसमें वोल्केनिसिटी हुई और वो बंद हो गए, आज भी वो शांत है। कुछ ऐसे हैं जिनमें पॉसिबिलिटी है कि वोल्केनिसिटी दोबारा हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं, और कुछ ऐसे हैं जो एक्टिव है, मतलब कि अभी भी उनमें लगातार हमारा जो वोल्केनिसिटी है वो हो रही, मतलब उसमें से हमारी हीट, हमारी गैसेस, हमारे वोल्केनिक जो सब्सटेंस है, पार्टिकल्स अभी भी रिलीज हो रहे हैं, निकल रहे हैं। ठीक है, इरप्शन हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, कि हमारे इंडिया में सिर्फ एक ऐसा वोल्केनो है, कौन सा, बैरन आइलैंड, जो हमारे अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है। आइलैंड ही है, क्या है, वॉल्केनिक आइलैंड है, अकेला आइलैंड है जिसे हम बैरन आइलैंड कहते हैं, जो एक्टिव है, अभी भी वोल्केनिसिटी कर रहा है। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई कि अपने इंडिया का एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, बैरन आइलैंड। कहाँ पे लोकेटेड है हमारा, अंडमान एंड निकोबार में। देखो इस चैप्टर को इतने ध्यान से पढ़ना कि आप आंख बंद करो तो आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाए कि हमारे इंडिया में कहाँ पे क्या है। ये चैप्टर इसलिए इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम जैसे अपने घर के बारे में देखते हैं ना, कि ये रूम कैसा है, वो रूम कैसा है, कैसे हमने डेकोरेट किया, ठीक इसे अपने इंडिया को अपना घर मानकर पढ़ना, कि इंडिया के नॉर्थ में क्या है, इंडिया के सेंट्रल एरिया में क्या है, इंडिया के वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, तो चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। देखो हम इस तरीके से चीजों को डील करके चलेंगे बच्चों, कि आपके पास प्रॉपर एनसीईआरटी की नोट्स भी हो जाए, ताकि आपको अपने से कुछ भी ना करना पड़े। आपको सारी नोट्स की पॉइंट्स में मिली है, आप एक एक चीजों का स्क्रीनशॉट लेकर उसे नोट्स बना सकते हो। साथ ही साथ ये सारी चीजें मैंने की पॉइंट्स में इसलिए लिखी क्योंकि देखो कहानी तो कोई भी पढ़ा देता है, कहानी हमें पढ़नी चीजें पढ़नी है जो एग्जामिनर पूछता है, जहां से हमें हम पेपर निकाल सकते हैं, पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कोई काम की नहीं है। अब तरह तरह की कहानियां वहां पे कुछ जगह पे लिखी होती है, लेकिन एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट भी है। एनसीईआरटी पढ़ना भी चाहिए, लेकिन जो हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है उसके लिए आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है। सारी चीजें की पॉइंट्स में है, आप एक एक पॉइंट से सारी चीजों को समझ सकते हो। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि इस पूरे लेक्चर में ना मैं एनसीईआरटी से बाहर गई, क्योंकि हमारा एग्जामिनर सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाता है। दूसरी चीज, इसमें सारी चीजें कवर है, एक भी चीज छूटेगी नहीं। आप इतना सा चीज पढ़ के चले जाओगे, इस चैप्टर से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सिर्फ इतनी ही चीजों में आपका पूरा चैप्टर कवर हो चुका है। देखो आज हमने जो कुछ भी पढ़ा, इसकी आप नोट्स बनाना, फिर एनसीईआरटी की क्वेश्चन लगाना, आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये एक ऐसा लेक्चर है कि आपको सारी चीजें लाइन बाय लाइन इस चैप्टर में, इस लेक्चर में मिल गई हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि ये
क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स की, आपके स्टडी सर्कल, जो आपके मतलब कि साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, सारी सबकी हेल्प हो पाए। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे साथ ऐसे ही बने रहेगा। हम आपके लिए डे बाय डे एक एक चैप्टर ले आएंगे। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों। हैव अ नाइस डे बच्चों।